लास्ट क्लास में हमने मॉड्यूलस से रिलेटेड इनइक्वलिटीज़ देखी थी। जब कहीं पे भी पहली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मॉड एक्स लेस देन ए दिया हुआ है, ऑफ कोर्स ए शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो, तो हमें लिख देना है कि जो एक्स है जब अनमॉड करेंगे तो ये माइनस ए से ए के बीच में आ जाएगा। तो ये इनइक्वलिटी कैसे होती है डिराइव, वही बेसिक लगा के सॉल्व कर लो कि एक बार प्लस मान लो एक्स को, एक बार माइनस मान लो, मतलब एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, फिर दोनों निकाल लो और दोनों को मर्ज कर दो। ठीक है। अच्छा, अगर मॉड एक्स इज़ ग्रेटर देन ए दिया हुआ है तो एक्स इज़ ग्रेटर देन ए यूनियन एक्स इज़ लेस देन माइनस ए, तो ये याद रख लेना है हमें। ए और बी के बीच में है मॉड एक्स, तो एक तो सॉल्यूशन आएगा ए से बी के बीच में एक्स, और एक सॉल्यूशन आएगा माइनस बी से माइनस ए के बीच में ना। तो यहाँ पे होना चाहिए माइनस बी से माइनस ए यूनियन ए से बी। ठीक है। उसके बाद ये देखा कि अगर मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है और इसको दिस विल बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, इंडिविजुअल मॉड्स का सम से हमेशा छोटा होगा। ये इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, जब एक्स और वाई सेम साइन के हैं। सेम साइन का मतलब या तो दोनों पॉजिटिव है या तो दोनों नेगेटिव है। अपोजिट साइन के हुए तो फिर इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी, इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। ठीक है, फिर इस सवाल को सॉल्व किया तो अब अपन समझ गए एक्स स्क्वायर कहीं भी लिखा है उसको मॉड एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर एक क्वाड्रेटिक बन गई, फिर फर्दर सॉल्व कर दिया। ठीक है, फिर मॉड एक्स ज़ीरो से टू के बीच में, तो ज़ीरो से टू के बीच में तो एक तो एक्स की वैल्यू आएगी माइनस टू से ज़ीरो और एक आएगी ज़ीरो से टू। फिर मॉड ऑफ थ्री एक्स माइनस टू इज़ लेस देन फोर, तो अनमॉड किया तो माइनस फोर से फोर के बीच में जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसके बीच में, तो उससे आंसर आ गया। फिर वन से तीन के बीच में ये मॉड्यूलस के अंदर की चीज़, तो अनमॉड करेंगे तो एक तो वन से तीन आएगा और एक माइनस तीन से माइनस वन के बीच में आएगा। फिर फर्दर सॉल्व किया तो आंसर आ जाएगा। ज़ीरो से पाँच के बीच में अनमॉड किया तो एक तो पाँच से ज़ीरो के बीच में आएगा और एक माइनस पाँच से ज़ीरो के बीच में आएगा। दोनों का यूनियन लेना है। अच्छा, इंसेप्शन आ जाए जैसे मॉड्यूलस के अंदर मॉड्यूलस, तो कुछ नहीं, वही करते जाओ। सबसे पहले एक मॉड हटाया तो लेस देन फाइव था, तो पाँच और माइनस पाँच के बीच में आ गया। उसके बाद फिर दूसरे कंक्लूजन पे पहुँचे कि एक्स माइनस वन का जो मॉड है वो माइनस थ्री से सेवन के बीच में आ चुका है। तो माइनस थ्री से तो हो नहीं सकता, माइनस थ्री से ज़ीरो तो हो नहीं सकता क्योंकि मॉड है। तो हमने सबसे पहले कंक्लूड किया कि ये ज़ीरो से सात के बीच में होना चाहिए। अब ज़ीरो से सात के बीच में तो एक सॉल्यूशन देगा उसका ज़ीरो से सात के बीच में और एक सॉल्यूशन देगा माइनस सात से ज़ीरो के बीच में। उससे सॉल्व करके फाइनल आंसर निकाला। फिर ये सिंपल क्वेश्चन कि दो से बड़ा है अगर, तो एक बार दो से बड़ा ले लिया, एक बार माइनस दो से छोटा ले लिया और आंसर निकाल दिया। यहाँ इस क्वेश्चन में भी फिर से इंसेप्शन आ गया। ठीक है, फिर आ गए हम कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पे जहाँ पे मॉड्यूलस के अंदर एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं और मल्टीपल एक्सप्रेशंस का मॉड्यूलस का सम है और उससे इन्वॉल्व कुछ इनइक्वलिटी है। तो ऐसे एक्सप्रेशंस में सबसे हमको अब मतलब कि अब ये वाला एक्सप्रेशन अलग है, ये अलग है, तो या तो ये पॉजिटिव हो सकता है, कहीं पे ये नेगेटिव हो सकता है, सिमिलरली ये भी पॉजिटिव हो सकता है, ये भी नेगेटिव हो सकता है। तो इनके क्रिटिकल पॉइंट्स देखे सबसे पहले। तो जैसे इस एक्सप्रेशन का क्रिटिकल पॉइंट है एक्स इक्वल टू वन, अगर x छोटा है वन से तो ये वाले चीज़ को नेगेटिव लेना है। ठीक है, और x अगर बड़ा है वन से तो इस वाली चीज़ को पॉजिटिव लेना है। सिमिलरली इसका क्रिटिकल पॉइंट है टू, x इक्वल टू टू, तो x अगर छोटा है टू से तो इस वाली चीज़ को नेगेटिव लेना है और x अगर बड़ा है टू से तो इस वाली चीज़ को पॉजिटिव लेना है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क किए और फिर हमने डोमेन को स्प्लिट कर लिया कि सबसे पहले केवल इसके लिए देख रहे हैं, इसके लिए मतलब x लेस देन वन के लिए। तो x लेस देन वन के लिए देखा तो वन से छोटा है तो ये वाली चीज़ नेगेटिव एंड ये वाली चीज़ भी नेगेटिव, तो उल्टा करके लिख दिया। मॉड खुलेगा तो उल्टा लिखा जाएगा ना, ये कॉन्सेप्ट था इसमें। फिर वन से टू के बीच में देखा, फिर डिसाइड किया प्लस लेना है या माइनस। फिर दो से बड़े में प्लस लेना है माइनस। फिर इन तीनों तीनों हमने इंटरवल्स के सॉल्यूशन निकाल लिए और उनका यूनियन ले लिया। ठीक है, मतलब कुल मिला के क्रिटिकल पॉइंट्स आइडेंटिफाई करके धीरे धीरे चलते हुए
उस इंटरवल में तोड़ के, क्रिटिकल पॉइंट्स वाले इंटरवल में तोड़ के डोमेन को हमें फिर लिखना है कि वहाँ पे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। जैसे इस क्वेश्चन में x इक्वल टू -1 है क्रिटिकल पॉइंट और x इक्वल टू 3/2, तो इंटरवल्स क्या बनेंगे, एक -1 से छोटा, एक -1 से 3/2 और एक 3/2 से बड़ा। और उन रिस्पेक्टिव इंटरवल्स में हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी चीज़ प्लस है, कौन सा मॉड्यूलस प्लस होके आएगा और कौन सा मॉड्यूलस माइनस होके आएगा। जस्ट अ सेकेंड, स्क्रीन कहाँ चली गई? स्क्रीन दिख रही है क्या? नहीं सर। नो सर। अब भी अचानक से चली गई ना? अब आ गई शायद फिर से। आ गई क्या? हाँ आ गई। तो x लेस देन, हाँ तो ठीक है, ये कर लिया रिस्पेक्टिव इंटरवल्स में निकाल के, और फाइनली सबका आंसर लिख दिया। ये भी वैसा ही क्वेश्चन था। अब यहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं थी, इक्वालिटी थी, तो कोई बात नहीं, इक्वालिटी है तब भी हम क्रिटिकल पॉइंट्स देख लेते हैं कि एक तो x इक्वल टू 0 है, एक x इक्वल टू 2 है, तो एक 0 से छोटा, एक 0 से 2 के बीच में, और एक x 2 से बड़ा। ठीक है, फिर यहाँ पे सॉल्व करके दिया, जो भी सॉल्यूशंस निकाले सारे, उन सब का जो कंडीशन ली है उनका तो इंटरसेक्शन लेना है आपस में, और जो फाइनल आंसर निकल के आ रहे हैं इनका इनका यूनियन लेना है, क्योंकि हमने इनको तोड़ लिया था 3 इंटरवल्स में। यहाँ पे भी वही सिचुएशन, क्रिटिकल पॉइंट्स, यहाँ पे 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, तो 4 इंटरवल्स बनेंगे। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट सिचुएशन में क्या हो गया, नेक्स्ट सिचुएशन में इनइक्वलिटी का यूज़ कर लिया अपन ने, कि जैसे यहाँ पे x² प्लस x माइनस 4 है, और इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड दिया x² माइनस 4 प्लस मॉड x। तो इसको, एक चीज़ को समझा सबसे पहले तो, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल मॉड है लेस देन इंडिविजुअल मॉड्स के सम से। ठीक है, तो ये कब होगा, इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन अल्फ़ा एंड बीटा आर ऑफ द सेम साइन। इक्वालिटी कब होल्ड होगी, जब अल्फ़ा और बीटा सेम साइन के, यानी दोनों प्लस या तो दोनों माइनस। इस चीज़ का कंक्लूजन क्या है, इस चीज़ का कंक्लूजन है कि अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ ग्रेटर देन 0। कोई भी दो अगर नंबर सेम साइन के हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होगा दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये चीज़ हमने याद रखी है ना, ये मैथमेटिक्स में बहुत लंबे समय तक काम आएगी। और ऑब्वियस सी बात है कि दो अगर सेम साइन के हैं तो उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव ही आएगा, ज़ीरो भी आ सकता है कि अगर ज़ीरो हो जाए वन ऑफ देम तो, लेकिन ठीक है। और अपोजिट साइन के हैं तो उनका प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव ही आएगा, विच मीन्स अल्फ़ा बीटा इज़ लेस देन इक्वल टू 0। तो इस सवाल पे वापस आ गए, इस चीज़ को अंदर तोड़ के लिखा हमने, x² माइनस 4 प्लस x। अब इस चीज़ को ऊपर पढ़ते हुए आ रहे हैं कि दिस इज़ लेस देन और इक्वल टू x² माइनस 4 का मॉड प्लस x का मॉड। अब ये चीज़ क्वेश्चन में इक्वल टू करके दी हुई है, तो इक्वलिटी कब होल्ड होती है, इक्वलिटी तब होल्ड होती है जब दोनों सेम साइन के हों, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, है ना, x² माइनस 4 और x दोनों सेम साइन के हो। सेम साइन का क्या मतलब, इन दोनों का प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 पे होगा तब भी इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी। तो मतलब कि कुल मिला के हमें इस चीज़ का सॉल्यूशन निकालना है, दिस इज़ आवर आंसर। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन निकाला तो ये आ गया आंसर। ठीक है, फिर एक और सवाल ऐसे ही आ गया कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल मॉड इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का इंडिविजुअल मॉड। और सवाल में दिया हुआ है साइन एक्स और कॉस एक्स ज़ीरो नहीं है, इक्वालिटी कब होल्ड होगी, इक्वालिटी तब होल्ड होगी जब इन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का क्या मतलब, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का ये मतलब कि दोनों ही पॉजिटिव हो जाएं। तो फिर ASTC देखा, पहले क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव है, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, टेन नेगेटिव है, तीसरे क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव है, टेन सॉरी कॉस भी नेगेटिव है, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव है, तीसरे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, कॉस भी नेगेटिव है, चौथे क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है। तो हमें पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव वाले चाहिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट में से आंसर होगा। सो एक्स बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, मतलब कि कैसे लिखेंगे आंसर, एक्स बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2, है ना। इंक्लूडेड नहीं होंगे क्योंकि अगर 0 रख दिया तो फिर हो जाएंगे क्या इंक्लूडेड, नॉट ज़ीरो, साइन ज़ीरो नहीं होना चाहिए ना,
सवाल में दिया हुआ तो ज़ीरो को इंक्लूड नहीं कर, कॉस मतलब ये इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि ज़ीरो नहीं है इंक्लूडेड क्वेश्चन में। ठीक है, यूनियन थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से शुरू होता है, पाई से कहाँ तक, 3π/2 तक। तो लिखेंगे पाई से 3π/2, अगेन बोथ नॉट इंक्लूडेड, तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगले सवाल पे आ गए। अगले सवाल में tan x प्लस cot x दिया हुआ है उसके अंदर, और यहाँ पे बोल रहा है कि इक्वालिटी होल्ड हो रही है। इट्स नॉट इक्वालिटी, इट्स इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का क्या मतलब है, इनइक्वालिटी का मतलब है कि दोनों के साइन अपोजिट होंगे। अपोजिट का मतलब इनइक्वालिटी होल्ड्स व्हेन tan x cot x इज लेस देन इक्वल टू 0। तो अब tan x cot x क्या होता है, tan x cot x 1 होता है, 1 इज़ लेस देन 0, ये आ गया यहाँ से। तो मतलब ये तो गलत है, मतलब ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं, कोई वैल्यू नहीं है x की जो इस चीज़ को सेटिस्फाई कर दे। तो हम कहेंगे दिस इज़ नॉट पॉसिबल, पॉसिबिलिटी नहीं है, इसका आंसर 5 है। ठीक है, फिर अगला सवाल कर लिया, x-3/x+3 का मॉड इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1। तो इसको बस ये रिवीजन पे आ गया, मतलब मिसलेनियस प्रॉब्लम है ये, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। इंडिविजुअली एक बार इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं x+1 पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो लेफ़्ट हैंड साइड ले जाके सॉल्व करेंगे प्रॉपरली, जो आंसर आएगा दोनों का उनका इंटरसेक्शन ले लेंगे इन दोनों का। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने दिए थे 6 क्वेश्चन, किस किस ने कर लिए बताओ, पूछूं सबसे। अमोक किए? सर सर एक बार सिक्स्थ वाला बता दीजिए। सिक्स्थ वाला किसी ने किया, कोई है तो बताओ। सिक्स्थ वाला बना किसी को, यहाँ तक पहुँचा कोई? क्या कर रहे हो, लॉकडाउन में सवाल सॉल्व नहीं कर रहे हो तुम, घर पे बैठे हो, पूरा अपने टाइम को यूटिलाइज़ करो भाई, सवाल सॉल्व करने और काम ही क्या है ना। तो ये चलो 6 वाला सॉल्व कर लेते हैं, नवींद्र ने सॉल्व किए हैं तो बाकी बच्चे उनको खुद से सॉल्व करना और मेरे से आंसर लेना। तो अब 6 वाले पे फोकस करूँ। 1/3 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, 1/3 की पावर समथिंग लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, ये वाली जो चीज़ है 9, इसको हम 3² लिख सकते हैं, या 1/3 की पावर -2 लिख सकते हैं। क्यों करा मैंने ऐसा? ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि अगर एक बार कॉमन चीज़ आ गई हमारे हाथ में, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ कॉमन, तो फिर हम उनकी पावर्स को कंपेयर कर पाएंगे। ये पॉइंट समझ में आया? तो इसको 9 को लिख लिया 1/3 की पावर -12, तो द क्वेश्चन रिड्यूसेस टू, सर क्वेश्चन कुछ ऐसे रिड्यूस हो गया, हेलो 1/3 की पावर mod x+2 अपॉन 2 माइनस mod x इज़ ग्रेटर देन 1/3 की पावर -2। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी तुम्हें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। जैसे ऐसे दिया हुआ है 0.1 की पावर 5 और एक दिया हुआ है 0.2 की पावर 5, इसमें बड़ा कौन होगा, हु विल बी द ग्रेटर? तो 0.5 तो हम कैलकुलेट करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो 0.5 को हटाओ, अभी तो केवल स्क्वायर लो इंट्यूटिवली, इनमें से बड़ा कौन है, 0.1 का स्क्वायर या 0.2 का स्क्वायर? यहाँ पे मुझे इक्वालिटी या इनइक्वालिटी या ग्रेटर देन इक्वल टू लगाना है कुछ ना कुछ। तो इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 0.001, नहीं 0.01, सो दिस कम्स आउट टू बी 0.01। और ये वाली चीज़ कितनी आई, 0.04। बताओ ये बड़ा है या ये बड़ा है? ये बड़ा है, ऑफकोर्स दिख रहा है 0.04 इज़ बड़ा, तो यहाँ पे चिपका दिया हमने ये। ठीक है, अच्छा ऐसा कुछ हो जाए 1 की पावर स्क्वायर 1 की पावर 5, कौन बड़ा है यहाँ पे? तो ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो इक्वल टू आएगा यहाँ पे, है ना। 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5, यहाँ कौन बड़ा है? यहाँ पे दोनों ही बराबर है, तो कुल मिला के
ये समझो, अगर सेम चीज़ की पावर चढ़ा रखी है कुछ कि 2 की पावर 5 और एक तरफ 2 की पावर 7, तो कौन बड़ा होगा इससे? ये बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये पावर बड़ी है। ये पॉइंट समझ में आया? अच्छा, अब एक और लास्ट, ऐसे लिखा हुआ है 0.1 की पावर 2 और यहाँ पे लिखा हुआ है 0.1 की पावर 7। अब इसमें कौन बड़ा है? तो इसमें हम सोचेंगे बैठ के, तो इसको सॉल्व किया तो ऐसा इच्छा हो रही होगी कि 2 और 7 में 7 बड़ा है, तो ये लगाने की इच्छा हो रही होगी, हमारा दिल बोल रहा है ऐसा, है ना? लेकिन इसको ज़रा सॉल्व करके देखते हैं। तो अभी दिल की मत सुनो, दिमाग की सुनो। इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे ये क्या है, 0.1 का स्क्वायर, सो इट विल बी 0.01, है ना? और ये वाली चीज़ क्या है, 0.1 की पावर 7, तो इट विल बी 0.00000, 1 2 3 4 5 6 7। ये चीज़ लिख दिया। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, 0.1 इज़ नथिंग बट 1/10, 1/10 का स्क्वायर, और इसको 1/10 की पावर 7 लिख सकते हैं। तो ये वाली चीज़ होगी 1/100 और ये वाली चीज़ होगी 1 बाय ऐसे 1 करोड़, ऐसा। तो दिख रहा है ये बहुत छोटा फ्रैक्शन है, तो पावर यहाँ पे ये वाली चीज़ बड़ी आएगी। तो हमको एक पॉइंट याद रखना है, इसको लिखो, नोट करो यहीं के यहीं, कि अगर ऐसे लिखा हुआ है 1 की पावर 5 और 1 की पावर 7, ये बेस 1 है और उसकी पावर चढ़ा हुआ है, तो 1 की पावर चाहे 5 चढ़ा दो, चाहे 7 चढ़ा दो, चाहे -8 चढ़ा दो, या 1 की पावर 1 करोड़ चढ़ा दो, ये सारी वैल्यूज रहेंगी बराबर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि ऑब्वियस कॉमन सेंस, ठीक है। लेकिन अगर वैल्यू 1 से छोटी है, जैसे 0.8 और यहाँ पे 0.8, इनकी पावर चढ़ा रहे हैं, एक बार चढ़ाया 5 और एक बार चढ़ाया 7, तो ये वाली क्वांटिटी बड़ी आएगी क्योंकि ये 1 से छोटी है। इसका रीज़न सिंस 0.8 इज़ लेस देन 1, ठीक है। लेकिन 1 से बड़ी वैल्यू आ गई अगर 1.8 सपोज, और उसकी पावर चढ़ा दी हमने पावर 5, यहाँ पे 1.8 की पावर 7, तो ये इस तरफ ना होके इनइक्वलिटी होगी इस तरफ। रीज़न बिकॉज 1.8 इज़ ग्रेटर देन 1, ऐसा, ठीक है। तो हमें जनरल पॉइंट ऑफ व्यू में ऐसे याद रखना है कि अल्फ़ा की पावर सम से ए, अल्फ़ा की पावर बी, और ये वाली गिवन दैट ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो ये वाली चीज़ ऐसी होगी अगर इफ़ अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन 1। ये वाली चीज़ अल्फ़ा की पावर ए इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा की पावर बी होगी इफ़ अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 1। और तीसरा, अल्फ़ा की पावर ए इज़ लेस देन अल्फ़ा की पावर बी इफ़ अल्फ़ा इज़ लेस देन 1। ये याद रखना है। मतलब कुल मिला के मोटी भाषा में ये बोला गया कि अगर 1 से छोटा फ्रैक्शन है, 1/8 की पावर 7 और यहाँ पे 1/8 की पावर 35, तो बड़ा कौन होगा? ये। क्योंकि जब बेस 1 से कम है तो उसकी पावर उसको डिमिनिश कर रही है ना। यहाँ पे ऐसे लिखा है 1/8 और एक जगह लिखा है 1/8 स्क्वायर, कौन बड़ा है इसमें से? तो ये बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़ 1 से छोटी है। ये समझ में आया? इतना समझ में आया, इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और फिर ऊपर वाली इक्वलिटी पे चलते हैं अपन। सर हाँ एक चीज सर, हाँ ज्यादातर ऐसा हो रहा है कि हाँ अपन जब क्लास करते हैं तो समझ में आ जाता है, हाँ लेकिन जब होमवर्क करने बैठते हैं हाँ तो मतलब ऐसा लगता है कि ये क्या आ गया, कैसे हम्म करें, हम्म बनता नहीं है फिर। हाँ, यस सर। बिल्कुल भले एकदम। वीडियोस रिपीट करते रहो। वीडियोस देखो, वीडियोस एक बार जैसे तुमने एक्सप्लेनेशन पढ़ा, तुम इसको ऐसा समझो, साइकिल चलाने की तरह ही, कि जैसे
बचपन में तुमने साइकिल चलाना सीखी थी, लेट्स से ये साइकिल है, ये तुम हो यहाँ पे, तो कोई ऐसे पकड़ के चलवाता था साइकिल पहले, तुम्हें लगता था कि हाँ बन रहा है, बन रही है, चला चला ली मैंने साइकिल। लेकिन फिर जब तुम खुद से चलाते थे तो दिक्कत होती थी, ऐसा लगता था नहीं अभी, इस बात को समझ रहे हो? मान लो अगर तुम्हें कोई पकड़ के ही चलवाता रहता हमेशा, तो तुम साइकिल चलाना नहीं सीखते। तो सिचुएशन साइकोलॉजी के लिए एकदम ऐसी ही है कि जब यहाँ पे मैंने सॉल्व किया, तो पहले तो एकदम फ्रेशली तुम माइंड लेके बैठे हो, तुम्हारे पहले कोई प्री रिक्वेसाइट नहीं है। अभी जो आज अपन पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में या किसी भी लेक्चर में, उसका तुमने पहले से तुम्हें कोई कोई स्टडी नहीं किया, तुम्हारे माइंड में वो चीज़ थी ही नहीं। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अब हाँ सर। जैसे ही हम यहाँ पे क्लास में पढ़ते हैं, अब मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया तो अब मैं कुछ पैटर्न एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस पर, फॉर एग्जांपल मैंने बताया, और उसके बेसिस पे तुमने मतलब हम सब ने मिलके एक सवाल तुम्हारे सामने मैंने सॉल्व किया, तो तुम उस कॉन्सेप्ट को अप्रिशिएट कर पाते हो। तुम उसको सॉल्व नहीं कर रहे हो एक्चुअली, तुम अप्रिशिएट कर रहे हो। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये बहुत अच्छी चीज़, मतलब ये चीज़ सबसे पहले तो अप्रिशिएट कर पा रहे हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि तुम अप्रिशिएट कर पा रहे हो। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें जब हमारे सामने सिचुएशन आ जाए, जब हम खाली बैठे हैं और एकदम नई सिचुएशन आ जाए, तो उन सब कॉन्सेप्ट्स को तुम रिलेट करने के लिए तुम्हें थोड़ा सा लगाना पड़ेगा टाइम एंड एनर्जी। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस है थोड़ा सा अभी, क्योंकि एकदम झटका सा महसूस हुआ है। 10th का सिलेबस बहुत ही छोटा था, और बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर था, है ना? सिचुएशंस एक जैसी, मतलब आखिरी में तुम्हें सवाल रट गए होंगे, इतने सारे सवाल रिपीटेड टाइम्स तुमने कर लिए थे, फिक्स था सब कुछ। लेकिन कंपटीशन में अंतर यही है कि सवाल रिपीटेड नहीं है, वहाँ पे एकदम फ्रेश आने वाला है। तो क्लिकिंग तुम्हें बढ़ानी, मतलब क्लिक होना चाहिए कॉन्सेप्ट। मतलब जब एक्सप्लेन करने पे आएंगी सिचुएशन, कोई तुम्हारे सामने एक्सप्लेन करेगा, तब तो 100% तुम्हें आ ही जाएगा समझ। लेकिन दैट इज़ नॉट व्हाट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर। हमें जब हम अकेले बैठे हो, मतलब अच्छी बात है, तुम ये चीज़ तुमने मेरे सामने, तुम्हें मतलब इनफैक्ट सबको ही हो रही होगी ये, और ये होगी ही सबको, दिस इज़ हाउ द थिंग्स गोज। लेकिन टेंशन मत लो, बस तुम अपनी एनर्जी, मतलब ये चीज़ तुमने पकड़ लिया अगर, जैसे कि ये चीज़ हो रही है तुम्हारे साथ, कि जब तुम अकेले में सवाल कर रहे हो तब नहीं बन रहे, तो फिर तुम्हें इटरेटिव प्रोसेस लगानी पड़ेगी, ठीक है? और एक बार, मतलब जितना, मतलब इसको ऐसा समझो, इट्स नॉट अ कप ऑफ केक, सिंपल। मतलब मैं एकदम रियलिटी पंच रखने में विश्वास रखता हूँ कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग जब बनेगी, जब तुम क्लिक करने लग जाओगे, जब तुम उस कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन कर लोगे, तब तुम एग्ज़ाम में क्वेश्चन करोगे, ठीक है? अच्छा, और एक और चीज़ ध्यान रखो, मतलब कि जो हम अभी चीज़ पढ़ रहे हैं, वो चीज़ एग्ज़ाम में, जैसे इनइक्वालिटी के इतने क्वेश्चन देखे अभी हमने, इतनी गहराई से देख डाले कि मॉड्यूलस के अंदर भी मॉड्यूलस, तो एग्ज़ाम में तो ये नहीं आने वाला। एग्ज़ाम में तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आएगा जो हमने बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ा हुआ है, मतलब वो तुम्हें क्लिक हो जाएगा एग्ज़ाम में, अगर ये सब क्लिक हो गया तो इसको ऐसे समझो, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। जो तुम सवाल करते हो ना, ये एकदम वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, इससे गुजर जाओ, मतलब बाय हुक या क्रुक। मतलब तुम ऐसे अपनी साइकोलॉजी बनाओ कि मुझे क्वेश्चन ख़त्म करने हैं, मतलब उसके लिए चाहे मुझे 10 बार पन्ने पलटाने पड़े। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब तुम, जैसे मान लो सपोज तुमने कोई क्वेश्चन हाँ। तुम्हें नहीं बना, ठीक है? लेकिन अब कुछ कुछ तो क्लिक होगा उसमें कि यार कुछ तो, मतलब ऐसा कुछ तुम्हें लगेगा कि कुछ तुम निकल निकाल पाओगे, और तुम्हें ये समझ में आएगा कि यार क्या चीज़ मुझे नहीं पता है, व्हाट आई एम डिप्राइव्ड ऑफ, कि कौन सा कॉन्सेप्ट मुझे पता चल जाए तो मैं इसमें लगा पाऊँ। है ना? एक भूख जनरेट होगी तुम्हारी धीरे धीरे, कि तुम्हारे सवाल नहीं बनेगा, और फिर तुम जाके एक वो आएगा कॉन्सेप्ट की भूख, कि यार क्या कॉन्सेप्ट ऐसा मैं मिस आउट कर रहा हूँ, या क्या नहीं सोच पा रहा हूँ जिस वजह से क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो तुम बैठ के वहाँ पे अपना लगाओगे एनर्जी, और जब तुम्हें फिर आंसर बनेगा ना, तो तुम्हारा इवोल्यूशन होगा, तुम्हें सवाल करने की क्षमताएं उभर के आएंगी। जिम की तरह ये, जैसे हम जिमनास्टिक को समझते हैं, कि मान लो सपोज फर्स्ट तुम्हारी कैपेबिलिटी है 5 kg वेट लिफ्ट करने की,
लेट्स से डंबल है, तो तुम 5 kg ही लिफ्ट कर पाते हो, तुम्हारी मसल्स उतना ही तुम्हें अलाउ कर रही हैं, उससे ज़्यादा वेट लिफ्ट नहीं कर पा रहे, तो फिर ठीक है तुम लिफ्ट करते हो, बाइसेप्स तुम्हारे बिल्ड होते हैं, और फिर उसके बाद एक टाइम पे वो फिर बहुत इजीली लिफ्ट होने लगता है 5 किलो, और फिर तुम मूव ऑन करके 10 किलो पे भी जा पाते हो फिर। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इटरेटिव प्रोसेस है, तो मतलब होमवर्क को तुम इतना सीरियसली लो, मतलब ये सज़ा की तरह है, मतलब ज़िंदगी में जो अभी तुम्हें होमवर्क है ये एक सज़ा की तरह मिल रहा है कि यार तुम्हें सहना ही पड़ेगा, मतलब तुम्हें दिमाग लगाना ही पड़ेगा, घुसना ही पड़ेगा। वंस यू गेट इन टू दैट ओशन, एक बार तुम घुस गए उसमें, एक बार फिर जब सवाल बना तुम्हें तो तुम्हें लगेगा कि यार हाँ तुम कर सकते हो। और साइकिल चलाने में क्या, एक बार जब अपन बोलते हैं यार छोड़ दो, मैं ऐसे ही खुद से चला के देखूंगा साइकिल, तो वो छोड़ देता है, तो एक बार तो तुम गिर जाते हो, फिर तुम्हें लगता है कि यार नहीं नहीं, कि कैसा क्या करना है, अगर साइकिल जिस तरफ जा रही है तो उस तरफ थोड़ा सा बैंड होना है, दूसरी तरफ जा रही है तो दूसरी तरफ बैंड हो, तुम खुद का एक्सपीरियंस लेते हो एक साइकिल चलाने का, बैलेंस बनाने का। तो बैलेंस तभी आएगा जब तुम्हें छोड़ा जाएगा तुम्हें, जब तुम्हें होमवर्क तुम पर छोड़ा जाएगा कि करो भाई अब ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो टेंशन मत लो इस चीज़ की, ये चीज़ नॉर्मल है, बस तुम गिव अप मत करो, और इस एटीट्यूड के साथ क्वेश्चन सॉल्व करो कि करना है इसको जैसे भी बने, है ना, मतलब लगाना है दिमाग उसमें। मतलब ऐसी कोई सी, जैसे अभी ये वाला सवाल तुमसे कंपेरेटिवली नहीं बनना चाहिए था, ये जो 6th क्वेश्चन तुमने मुझसे पूछा है ये नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि अभी तुम्हें ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था कि अगर ये 1 से छोटा है, ठीक है, तो इनइक्वलिटी जब पावर को कंपेयर करेंगे तो तुम इसमें ये कर रहे होगे, x+2 का मॉड जो पावर्स हैं, 2 - x का मॉड इज़ ग्रेटर देन -2, ये कर रहे होगे तुम, जबकि उसका उल्टा करना है, क्योंकि ये 1 से छोटा है, क्योंकि अब पता लग गया। तो नेक्स्ट टाइम जब ये सिचुएशन आएगी तुम्हारे सामने तो तुम क्वेश्चन करोगे कि यार ये 1 से छोटा है कि नहीं है, तो ये इटरेटिव प्रोसेस है। ये समझ में आ रहा है? सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन और उसको करते हैं सॉल्व। तो ये समझ में आया कि 1 से छोटा है अगर आर्ग्यूमेंट तो उसकी पावर है ना और छोटी होती जाएगी, लेकिन अगर आर्ग्यूमेंट 1 से बड़ा है तो उसकी पावर लगाएंगे तो वैल्यू बड़ी होती जाएगी। सर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ समझ में ही नहीं आता बिल्कुल। ऑफ कोर्स होगा, दैट्स लाइफ। कभी कभी नहीं, बहुत होता है। भाई डूबना पड़ेगा, देखो भाई क्लियरली मैं बोलता हूँ बच्चों को कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा क्विक हो गया है, मतलब आज के टाइम पे। और वो मतलब सबसे पहले तो उससे डरो मत, सबसे पहले तो डरो मत कि समझ में नहीं आ रहा, ये नॉर्मल है, ये सबके साथ हो रहा होगा। 2022 में जो आईआईटी पहुंचने वाला है, जो एम्स पहुंचने वाला है, उसके साथ ये हो रहा होगा अभी, जो कि तुम ही हो। और सबसे पहले तो डरो मत, उससे पहले तो एक्सेप्ट करो कि भाई समझ में नहीं आ रहा, और प्लस फिर उसके बाद क्यूरियोसिटी लाओ ना कि भाई कैसे समझ में आई ये। मतलब देखो, तो एक दो टाइप की पावर होती हैं, एक होती है विल पावर और एक होती है अनविल पावर। और विल पावर कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि हम करना चाहते हैं ना तो उसको कर ही डालते हैं, और फिर अनविल पावर होती है कि मतलब जैसे एक्सक्यूजेस देने लग गया दिमाग, कह रहा हटाओ एक तरफ, हटाओ हटाओ, तो फिर हट जाती हैं चीज़ें। तो सबसे पहले तो विल पावर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, जब भी ऐसा सिचुएशन आए तुम्हारे सामने कि यार ये नहीं हो रहा, तो पहले तो तुम कोई दिक्कत और प्लस अभी हमने कितना सिलेबस पढ़ा है कि मान लो सपोज़ ये 2 साल की प्रिपरेशन है ये, ठीक है, तो ये 1 साल की हुई आधा, और आधे में अपने कितना अभी कितनी क्लास कितने दिन की क्लास हुई है, 1 महीने की हुई है लगभग 1 महीने की भी नहीं हुई, 6 तारीख से शुरू हुआ है, और अभी अपन एकदम बेसिक पढ़ रहे हैं। तो ये 6 महीने, ये 3 महीने, इसमें भी बांट लो 3 भाग, 1 2 3, उसका भी ये फर्स्ट पार्ट है। तब तुम इमेजिन करो, हमने केवल अभी इतनी चीज़ पढ़ी है, मतलब अगर तुम वीडियो कोई मूवी देख रहे हो, ठीक है, मूवी में तुमने केवल इतना पार्ट देखा है, तो ऑफ कोर्स हो सकता, मतलब ये इंसेप्शन टाइप साइंटिफिक मूवी है ये, रोहित शेट्टी की मसाला मूवी नहीं है कि जिसका कोई सेंस ही नहीं होता, ये सब पैटर्न में धीरे धीरे अनफोल्ड होंगी चीज़ें। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा होल्ड ऑन, है ना, कि अभी
इंसेप्शन मूवी तुम देखना शुरू करोगे अगर, तो शुरुआत के आधे घंटे तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगी। ये ऐसे मैथमेटिकल इक्वेशन है, मैथमेटिकल यस चीज़ है। सर। तो अभी तुम्हें तीन अभी ये समझो, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि अभी 11 10 से जो 11th में मूव ऑन हुए हैं बच्चे, उनको 100% चीज़ें समझ में आ जाए। 100% चीज़ें समझ में आ रही हैं अगर, तो ये तो समझो कि आइंस्टीन पैदा हो गए हो तुम अपने घर पे, अगर 100% चीज़ें समझ में आ रही हैं तो। ठीक है, फिर तो मतलब जश्न मनाओ लॉकडाउन में, डेली रात में जश्न मनाया करो अपनी फैमिली के साथ, अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो। लेकिन अगर सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 50% 30% चीज़ें भी समझ में आ रही हैं, तो इससे पुश ऑन करो, थोड़ा आगे अपने आप को लिफ्ट करो, है ना। वो आगे लिफ्ट कैसे करो, अभी नहीं होगा वो लिफ्ट, मतलब तुम यू कैन, अगर बस अभी मैं बोल रहा हूँ कि तुम बस होमवर्क करो और कुछ मत करो। मतलब तुम इतना टारगेट बनाओ कि जो तुम्हें 20-22 क्वेश्चन मिले हुए हैं, क्लास की तो चीज़ें क्लास में फोकस करोगे तो समझ में आ ही जाएंगी। अब वो थोड़ा बहुत इग्नोरेंस अपना सबका एक्टिव रहता है कि जैसे अ, सब बच्चे अगर इतने ड्यूरेशन का लेक्चर है, मान लो सपोज 100%, तो 100% फोकस नहीं रह पाता, किसी का 90% रहता है, किसी का 80% रहता है। तो पहले तो इस फोकस को मैक्सिमाइज करो, व्हाट यू कैन डू। पहले तो मतलब बोलते हैं ना, ग्रास रूट लेवल पे अपन इसका सॉल्यूशन क्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ अगर अपन जाएं, तो सबसे पहले तो फोकस को इंक्रीज करो। कोई भी चीज़ को आगे मत बढ़ने दो। जैसे यू जस्ट गेट, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई या ऐसा लगा कि यार नहीं ज़्यादा तेज़ निकल गई, जैसे मैं तो ये पूरा सिलेबस लेके बैठा हूँ कि अगर तुम मुझे नहीं टोकोगे तो मैं तो एकदम रोबोट की तरह आगे बढ़ता जाऊँगा। तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, पहले तुम जो भी तुम्हें फील नहीं हुआ जिस भी क्वेश्चन में, स्टेप बाय स्टेप लेके तुम टोकते जाओ मुझे। तो अब तुम टोकोगे, जैसे मान लो टोकोगे क्यों, क्योंकि तुम्हें कोई चीज़ स्किप हो गई होगी, कोई चीज़ कॉन्सेप्ट थोड़ा स्किपिंग हो गया होगा, समझ में नहीं आया होगा परफेक्टली। तो जैसे ही तुम टोकोगे तो मैं वन ऑन वन तुम्हें बोलना शुरू कर दूंगा, तुमसे बातें करना शुरू कर दूंगा कि भाई ऐसा ऐसा ऐसा, तो फिर तुम एक्टिव हो जाओगे, तुम्हारा ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। तो वो जो तुम्हारी एफिशिएंसी है वो 90% से बढ़ के 9500 तक पहुंच जाएगी। और एक बार तुम लेक्चर्स में कंप्लीट हो गए, है ना, सारी अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गया रिपीटेड टाइम, तो फिर तुम्हें क्वेश्चन भी थोड़े इजीली क्लिक होंगे जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो बिल्कुल टेंशन मत, देखो अपन एकदम प्रोफेशनली इस चीज़ को डील कर रहे हैं, मतलब इसको ऐसे समझने की कोशिश करो। अभी कुछ करने के लिए है ही नहीं लाइफ में, मतलब मोटिव क्या है अपना, मोटिव है कि समझ में आना चाहिए तुम्हें। मतलब आई वुड, मतलब कि जैसे मेरा मेरा टारगेट सिलेबस कंप्लीट करना नहीं है, मेरा टारगेट है कि अगर मैं तुम्हें 100 चीज़ बता रहा हूँ तो तुम्हें 100 चीज़ समझ में आनी चाहिए, भले ही मुझे बताने में कितनी एनर्जी लगे, कितना ही टाइम लगे। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम टाइम तो वैसे ही सेव कर रहे हैं अपन, अभी ना स्कूल जाना मिल रहा है, ट्रैवल करके आते तुम आधा घंटा तुम्हारा वैसे ही वेस्ट होता, जाने में आधा घंटा वेस्ट होता, वो जो लॉकडाउन खुल जाएगा तो वो होगा। लेकिन अभी तो कोई अपना ट्रैवलिंग टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, सो वी कैन रिपीट, मतलब सारे लेक्चर्स फिर से रिपीट करके देख सकते हो तुम, अगर तुम्हारा मन बन जाए कि हाँ भाई सीखनी है तो 2x की स्पीड में लगा के फिर से देख सकते हो। मतलब सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा हमको, हम कोई आइंस्टीन नहीं है। मतलब हमारा ब्रेन अगर अ, निकाल के देखा जाए तो उसमें मलबा ही निकलेगा, कुछ ऐसे खतरनाक न्यूरॉन्स नहीं निकलेंगे जो आइंस्टीन के निकले। सबसे पहले तो ये एकदम सरेंडर करके सिचुएशन को नॉर्मली समझ में आ जाओ कि अपन सब लोग आम इंसान हैं। अब सब आम इंसान है तो अब आम इंसान का काम होता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्वर अप्रोच की तरह काम करते हैं अपन, मतलब अपने आप को एक वैसा मत मतलब क्या, एक रिजेक्शन जैसा फील होने लगता है तुम्हें कि क्वेश्चन नहीं बन रहा, अरे तो नहीं बनते ना बहुत सारे क्वेश्चन। तो मल्टीपल टाइम्स तुम गॉन थ्रू होगे ना सिचुएशन से, कि एक बार फिर से रिवीजन कर लोगे, फिर से एक बार फिर से देख डालोगे वीडियो, तो तुम्हें अ, बनने लग जाएंगे क्वेश्चन। तो पहली बात तो वीडियो दोबारा देखने की नौबत ही ना आए। क्यों ना आए नौबत, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स अगर तुम लगाओगे अपना, तो पहले बार में कर लो ख़त्म, ऑन द स्पॉट ही पूछ लो जो पूछना है ना। मतलब स्किप होने ही मत दो, अपने दिमाग को ये समझो कि भाई, मतलब तुम एकदम सेल्फिश उसकी तरह बैठो, तोते की तरह, जो मतलब सामने चल रही है मूवी, और यू कैन इंटरप्ट इन दैट मूवी, कि जो चीज़ तुम्हें कहानी समझ में नहीं है तुम रोक दो वहाँ पे एक्टर को कि भाई नहीं, फिर से प्ले करके बताओ ये क्या हो गया यहाँ पे, इस सीन का क्या मतलब है, मुझे समझ में नहीं आया। बी ऑनेस्ट, मतलब समझ लो, बिल्कुल हीरो बनने की कोशिश मत करो कि हाँ सब समझ में आ रहा है या बोलना नहीं है कुछ। क्योंकि अल्टीमेटली अगर फाइनली तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो यहाँ पे ना तो मेरा पर्पस फुलफिल होगा तुम्हें पढ़ाने का,
ना तुम्हारा पर्पस फुलफिल होगा यहाँ पे बैठने का, ना कि मतलब पर्पस, मतलब समय पर्पस को लूज़ मत करो। सबसे सबसे बड़ा पर्पस है अपना कि तुम्हें 2 साल बाद आज से एक अच्छे कॉलेज में होना है। क्यों अच्छे कॉलेज में होना है? बिकॉज सिस्टम कुछ इस तरीके से वर्क करता है कि जितना ज़्यादा जो एजुकेटेड है उतनी उसकी लाइफ कंफर्टेबल है और उतनी ज़्यादा उसकी लाइफ इफ़ेक्टिव है। इफ़ेक्टिव का मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल तुम अपने ऊपर की जनरेशन, अपने पेरेंट्स वगैरह को कंपेयर करो। जो भी पेरेंट्स वगैरह हैं तुम्हारे, मतलब हम लोगों के पेरेंट्स जिस जनरेशन में हैं, लेट्स से हम लोग 20 साल के हैं अभी, 20 से 25 के बीच में, हमसे जो ऊपर वाली जनरेशन है वो 50 में पहुंच चुकी है। तो कंपेयर करके देखो वहाँ पे कि जो पढ़ाई में उनके टाइम पे, मतलब जो भी उनके टाइम के स्टैंडर्ड रहते होंगे, वो बोलते होंगे हमारे टाइम तो 12th पास ही कर लेते थे, यही बहुत बड़ी बात होती थी। तो ठीक है, चलो 12th पास जो है उनके टाइम का, वो अभी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है सोसाइटी में। इफ़ेक्टिव मतलब कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ज़्यादा अच्छे कॉलेज से जिनने डिग्री करी है, वो अपने आसपास के सोशल इवेंट्स को ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं। उनकी लाइफ, उनके बच्चों की लाइफ में, तुम बैठ के अभी यहाँ पे ऑनलाइन कोचिंग पढ़ रहे हो लॉकडाउन में, है ना? बाकी दूसरे जो बच्चे जो लेबर क्लास के बच्चे हैं, उनको ये सब सुविधाएं नहीं है, ये सब पॉसिबल नहीं है उनके लिए, उनकी ऐसी तैसी हो रही है अभी। तो सबसे पहले अपना पर्पस समझते हैं अपन कि अपना पर्पस क्या है। जैसे उनका पर्पस था, मान लो सपोज 12th पास होना, तो आज हमारा पर्पस 12th पास हो के तुम्हें पता है कुछ नहीं होता। अभी एक डिग्री चाहिए तुम्हें एक बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से, मतलब केवल डिग्री ही नहीं, डिग्री को परस्यू करके डिग्री को लिव करना है तुम्हें। 4-5 साल तुम्हारे ऐसे कॉलेज में बीतने चाहिए जो तुम्हें इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, सोशली ऊपर उठा दे, बहुत सारी थॉट प्रोसेस में तुम्हें इवॉल्व कर दे, तुम्हें एक अच्छे, बोले क्या, अच्छे सिटीजन, अच्छे अच्छे ह्यूमन बीइंग, अच्छे इफेक्टिव पर्सनैलिटी बन गया। तो अपना मोटिव है ये कि आज से जब 2022 में अपन बैठे हों अप्रैल में, 25 अप्रैल, 25 अप्रैल तक तो नहीं होगा एग्ज़ाम, 25 अप्रैल तक लेकिन जेई मेंस हो चुका होगा। तो जेई मेंस में जब हम बैठे हों तो हमारे सामने ये सिचुएशन होनी चाहिए कि हाँ भाई हम कंफर्टेबल सिचुएशन में हो, कि हाँ हमें एक अच्छे कॉलेज में जा रहे हो, हम ये सोच के बैठे हो यहाँ पे, ये चीज़ें चल रही हैं हमारे पास। तो हमारा ये मोटिव है सबसे पहले। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए तो यार तुम्हें मतलब इसको ऐसे समझो कि अगर तुमने कोई भी चीज़, देयर इज़ नो शॉर्टकट। सबसे पहले तो ये समझो, जैसे एक थॉट आता है ना, जैसे कोई भी चीज़ अपन कर रहे हैं, कुछ भी। सर आपकी आवाज़ कट के आ रही है बहुत। बहुत कट के आ रही है, रीजॉइन करो एक बार। तो अगर कोई भी चीज़ अपन कर रहे हैं, कोई भी मैथ्स का सॉल्व कर रहे हैं, कुछ भी चीज़, या फिजिक्स का सॉल्व कर रहे हैं, केमिस्ट्री का सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि यार वी हैव टू गेट टू द आंसर, हमें आंसर पे पहुंचना चाहिए। अच्छा, जैसे अभी तुमने केमिस्ट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स का टेस्ट दिया था, तो कुछ बच्चों के ऐसे 10-10 मार्क्स आए। तो अब उनको बन रहे क्वेश्चन, लेकिन उनने क्या किया, उनने जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करना है वो भी अटेम्प्ट कर दिए। तो अभी तुम्हें ऑब्जेक्टिव अप्रोच करना नहीं आती है, ऑब्जेक्टिव वाइज, कि कैसे हमको, जिन्होंने एनटीएससी वगैरह की तैयारी की है उनने, मतलब नॉलेज सबको उतना ही है, लेकिन किसी के 46 आए, किसी के 10 मार्क्स आए। तो ये डिफरेंस क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि अभी एग्जामिनेशन अप्रोच नहीं आती, अभी हमें सीखेंगे वो हम धीरे धीरे। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो कोई भी चीज़ स्किप मत करो, टेंशन मत लो। बहुत बड़ा समय होता है 2 साल, और 2 साल में तुम अगर डिवोट करके वन बाय वन, डे बाय डे अपनी सारी होमवर्क करोगे, सारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी साइकोलॉजी को इम्प्रूव करोगे, तो तुम लेके आओगे मार्क्स। मतलब कोई एलियन नहीं जाते वहाँ कॉलेज में, आईआईटी में एलियन नहीं आते, तुम्हारे जैसे ही बेवकूफ़ लोग जाते हैं वहाँ पे। हम सब बेवकूफ़ हैं और हमारे जैसे ही बेवकूफ़ लोग पहुँचते हैं वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपरली यूटिलाइज़ करते हैं टाइम को। तो सबसे पहले तो एक्सेप्ट करो कि हम बेवकूफ़ हैं, और फिर उसके बाद फिर देखो कि हाँ भाई कैसे मैनिपुलेट करना है सिस्टम को। तो मैं फिर तो मैं कह रहा हूँ कि जो तुम्हारा थोड़ा सा तुम्हें एंड्योरेंस बढ़ाना पड़ेगा, कि हम क्या, थोड़ा सा चाइल्डिश अप्रोच रहती है बच्चों वाली, कि नहीं बन रहा तो हम उसको गिव अप करने के लिए तुरंत रेडी रहते हैं, लेकिन वो नहीं बन रहा तभी तो चैलेंजिंग है। मतलब जो चीज़ तुम्हें बन जाए, जैसे मैंने ये सवाल रखा, x+2 = 5, अब इसको सॉल्व करने बैठे तो चिल्ला दोगे कि x=3। अब तुम्हें इससे अगर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ भाई सॉल्व कर लिया इसको हमने, और अब वी आर कॉन्फिडेंट, तुम तो बेवकूफ़ हो एक नंबर के, क्योंकि एक ऐसी चीज़ कर रहे हो जो तुम ऑलरेडी कर चुके हो, इससे तुम्हारा कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ, है ना?
अब लेकिन मैंने ऐसे लिखा है यहाँ पे x-3/x+2 इज लेस देन 2 का मॉड। तो अब ये तुम्हारे लिए नई सिचुएशन है। तुम्हारी मास्टरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके ट्रिग्नोमेट्री के 2-3 आइडेंटिटीज जो 10th में सीखी थी, वही की वही चीज़ अगर आप करोगे तो फिर डिफरेंस थोड़ी क्रिएट होगा। डिफरेंस तो क्रिएट तभी होगा ना जब नई चीज़ को इवॉल्व करो। ये चैलेंजिंग चीज़ है तुम्हारे लिए। हालांकि ये भी अब बहुत इजीली बन जाएगा तुम्हें। अब इससे भी हट के कोई नई सिचुएशन आ जाए हमारे सामने, जैसे ये सवाल आ गया था, तो ये चैलेंजिंग सिचुएशन है। तो सबसे पहले तो इसको ऑनर करो। मतलब ये जैसी तुम्हें ऐसा सिंपल सा सवाल देखे ना, तुम्हें दिमाग खराब होना चाहिए कि यार टाइम वेस्ट कर दिया। मतलब सिंपल और टफ इज़ अ रिलेटिव थिंग, कि जो तुम्हारे लिए सिंपल हो सकता है किसी के लिए टफ हो, जो तुम्हारे लिए टफ हो है वो किसी के लिए ईजी हो। तुम सब अपने अपने रिस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो, तो अगर तुम्हारे लिए सिंपल चीज़ आ रही है, इफ़ यू आर गेटिंग सिंपल थिंग, तो तुम्हारा होना चाहिए दिमाग थोड़ा सा ख़राब, कि मज़ा नहीं आया, सिंपल नहीं चाहिए, थोड़ा चैलेंजिंग चाहिए। अब चैलेंजिंग चीज़ आ रही है तो मतलब कि तब तुम्हें थोड़ा सा मज़ा आना चाहिए कि हाँ भाई अब इसको सॉल्व करेंगे तभी तो इवोल्यूशन होगा। तो अभी जेई की प्रिपरेशन में तुम्हारे सामने चैलेंजिंग चीज़ ही आएगी। सिंपल चीज़, जैसे सिंपल चीज़ करके दे दिया अगर मैंने, तो फिर तुम बोर्डिश अप्रोच के लिए तैयार हो जाओगे। मतलब बोर्ड में तुम्हारे आएंगे फुल 95 मार्क्स, 97 मार्क्स, लेकिन कंपटीशन में जाके तुम्हें दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। तो जब तक चैलेंजिंग चीज़ ना आए तुम्हारे सामने, थोड़ा सा तुम्हें, मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ सवाल ही नहीं कर रहे हैं, हम समझ रहे हो। मतलब चैलेंजिंग लाओ कुछ, मतलब कुछ सवाल कर ही नहीं रहो, देख के छोड़ दे रहे हो कि हाँ ये तो हो गया, ये तो चैलेंजिंग नहीं है, इसका ये मतलब भी नहीं है। तो तुम अभी बिल्कुल दिमाग खर्च मत करो कि चैलेंजिंग क्या है और क्या नहीं है। तुम तो जो क्वेश्चन मिल रहा है तुम्हारे सामने, मतलब अपना धर्म ऐसे बनाओ, तुम्हारा ये धर्म होना चाहिए कि तुम्हारा जो क्वेश्चन आया है तुम्हारे सामने, तुम्हें उसे सॉल्व करना है। बस वो सब भूल जाओ कि वो कहाँ से आया, क्यों चैलेंजिंग है कि नहीं है। बस तुम रिपोर्ट देते जाओ, क्या चीज़ बन रही है क्या चीज़ नहीं बन रही है, और फिर उसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट के साथ उसको सॉल्व करो। बस ये चीज़ करना है अभी। तो मतलब तुम कुछ मत सोचो अभी, बस अपने साइकोलॉजिकली ये सोचो कि अगर तुम्हें नहीं बन रहा है तो क्यों नहीं बन रहा है। बाकी कुछ मत सोचो। सब टाइम के साथ, वक्त के साथ, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, नई नई चीज़ें आती जाएंगी क्यूरियोसिटी के साथ। तो पहले तो दिमाग से निकाल दो कि 10वीं में तो कुछ आता है तुम्हें। पढ़े लिखे लोग हो ही नहीं अभी, तुम अनपढ़ हो जो पहले बार पढ़ना शुरू कर रहे हो मैथ्स की कुछ कुछ चीज़ें, फिजिक्स की कुछ कुछ चीज़ें। क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों के साथ दिक्कत हो जाती है। 10th में लेके बैठते हो 97%, फिर उनको लगता है कि यार बहुत मतलब ज्ञानी है वो, और सीबीएसई ने नंबर बांटना शुरू कर दिए हैं पिछले कुछ सालों से, सबके 90% आ रहे हैं। मतलब कि फिर एक्चुअली दिक्कत नहीं है उससे, मतलब अच्छी बात है, उन्होंने 10th में मेहनत की है इसलिए परसेंट बने उनके। लेकिन 11th में जाके उनके सामने कोई चीज़ आती है तो उनको लगता है कि हाँ क्या है ये। तो फिर उनके साइकोलॉजिकली तो दिमाग में राजा बन के बैठे हैं वो, यहाँ पे फिर हक देते हैं। तो दिमाग से पहले तो निकाल दो कि 10th में कुछ तुम्हें आता है। मतलब 10th में अगर तुम्हें सब कुछ आता है तो मतलब वॉट हैपेंड इन 10th रिमेन्ड इन 10th, ये नई लाइफ है, इसको ऐसे समझने की कोशिश करो। है ना? दिमाग जो तुम्हारा लग रहा है ना पैटर्न वाइज, उसको एकदम फ्रेशली इवॉल्व करो। बिल्कुल मत सोचो कि हम कोई ज्ञानी है या नहीं आता था हमें 10th में, अब क्या होगा कि अब क्या नहीं होगा। ऑन द स्पॉट अभी देखो, बहुत से लोग ऐसे हैं 10th में एकदम कुछ नहीं, बेकार परसेंट बनते हैं, लेकिन यहाँ दिमाग लगा लेते हैं। तो तुम एकदम दिमाग लगाते जाओ। और बताओ, और थोड़ा व्यूज़ में अपने थॉट्स बताऊंगा फिर तुम्हें। कैसे? और बताओ, और किसको क्या मतलब महसूस हो रहा है, योर फीडबैक, कि जैसे ही तुम सवाल करते हो तो क्या महसूस होता है। एकदम नया सा लगता है। और पहले तो मन होता है शुरुआत में हम्म। कि चलो नई चीज और करें, हम्म। फिर बनता नहीं। अगर पहला क्वेश्चन नहीं बनता, हम्म। दूसरे पे जाते हैं, दूसरा भी नहीं बनता, फिर तो पूरा मन ही हट जाता है हम्म। कि अब तो कुछ बनेगा ही नहीं ऐसे। हम्म। अच्छा हाँ, एक और हाँ, इस बात से मेरे को एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आई। जैसे हमारा 10th तक अप्रोच ऐसा सर रहता है। हाँ। हाँ दिव्या। सर ये कभी कभी नोबल पावर कुछ ज्यादा ही हो जाता है। कौन सा पावर? नोबल पावर, ये क्या होता है नोबल पावर? आप ही ने तो बताया था सर, एक विल पावर और एक नोबल अच्छा, पावर। अनविल पावर, अनविल पावर ज़्यादा हो जाता है।
हम्म। सॉरी सॉरी, वही। हाँ, ये पता, ये जहर की तरह है ये, मतलब जैसे ही ये तुम्हें लगने लगे ना कि अनविल पावर तुम्हारा बढ़ रहा है, या ऐसा लग रहा है कि छोड़ो हटाओ यार क्या करना है, तो ये तुम्हें कंफर्ट जोन में लेके जाता है। और कंफर्ट जोन मतलब खतरनाक है अभी तो तुम्हारे लिए। तो इसको ऐसे समझो, जैसे अर्थ की ग्रेविटी के बारे में तुम्हें बताता हूँ मैं। अर्थ की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है जब सरफेस के निकट होते हैं हम, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ग्रेविटी का इफेक्ट होता जाता है कम। तो कुछ समय मतलब एक, मान लो सपोज शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा ग्रेविटी है, लेकिन एक पॉइंट पे जाके एकदम ज़ीरो ग्रेविटी हो जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में बहुत दिक्कत है। लेकिन जैसे इसके बाद निकले तो फिर वो रॉकेट बहुत इजीली ट्रैवल करने लगता है। तो ये हमारा जो सिलेबस है या जो हम चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ये भी एग्जैक्टली ऐसी है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम तक तो भाई बहुत हार्श है थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद फिर स्मूथनेस आ जाती है, ठीक है। बहुत से बच्चे क्या शुरुआत में हैवीनेस को देख के हैवीनेस में गिव अप मार देते हैं कि यार हटाओ ये क्या करना है। लेकिन कुछ बच्चे लगे रहते हैं कि चलो लगे हैं, मतलब परेशान है वो, दिक्कत में है, लेकिन गिव अप नहीं मारा, लगे हुए हैं वो एकदम एक तरीके से। तो ठीक है, भले वो 100% नहीं कर पाते अपनी सारी चीज़ों को सही, लेकिन चलो 50% भी कर ली, तो धीरे धीरे उनका बिल्डअप होते होते फाइनली जब तुम अभी जैसे 12th में जो बच्चे पहुँचे हैं उनके लिए सब कुछ स्मूथ हो चुका है, क्योंकि अब पूरा सिलेबस का उनको ओवरव्यू मिल चुका है 11th का। और 12th में आके उन्हें एक कंफर्ट सा महसूस हो रहा है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जब तुमने 10th पहली बार पढ़ना शुरू किया था, तो 10th में सबसे पहले तुमने वो पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट बार पढ़ा था, तो वो अल्फ़ा बीटा गामा ही देख के तुम्हारा दिमाग घूमता होगा कि ये सब क्या लिखा हुआ है। लेकिन बाय द एंड जब तुम 10th एंड कर रहे थे, जब आखिरी आखिरी में 10th में, तो ये कितने से इजी महसूस होते थे तुम्हें। तो सिमिलर ये चीज़ भी होगी यहाँ पे, कि शुरुआत में जब हम इस ग्रेविटी को एक्सकेप करना चाहते हैं हार्ड वर्क के थ्रू, तो मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन एक बार फिर निकल गए तो फिर बहुत आगे निकल जाते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ द लोग यहीं रह जाते हैं, यहीं पे गिव अप मार देते हैं। इसी वजह से तुमने एक पैटर्न देखा होगा, जो लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं और जो लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किए हैं, लगभग सब सिलेबस वाइज उन्हें सबको सेम ही चीज़ आती है, लेकिन बस उनने एंड्योरेंस लेवल अपना लगा के रखा, चलते चले गए, और एक पॉइंट के बाद वो फिर इजीली निकल गए बाकी लोगों से ऊपर। समझ रहे हो। तो जैसे ही अनविल पावर तुम्हें लगे कि यार मैग्नीफाई हो रही है, बढ़ रही है, तो ये सब चीज़ें याद करके विल पावर पे आ जाया करो, ठीक है। नवींद्र तुम्हें क्या बताने वाला था, मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा था। सर आप बता ही रहे थे। तुम्हें क्या सर आप क्या बोल रहे बोला थे था। 10th में कुछ नोटिस किया है 10th के बच्चों में। हाँ नवीन ने सवाल क्या पूछा था। सर मैंने ये बोला था कि अगर पहला अच्छा क्वेश्चन नहीं पहला नहीं, बनता हाँ फिर हाँ दूसरा हाँ भी नहीं बनता तो फिर। हाँ हाँ हाँ। तो देखो 10th में ऐसा हमारा सबका, ये सारी चीज़ें अप्रिशिएट कर पाएंगे बच्चे, कि मतलब जैसे 10 क्वेश्चन आए हैं सवाल में, मतलब पेपर में, तो तुम सारे 10 सवाल सही करोगे तब तुम्हें फील आता है, मतलब एक क्वेश्चन भी गलत हो गया ना 1 नंबर का, तो तुम्हें ऐसा फील आता है बिगड़ गया सवाल, पेपर बिगड़ गया। ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि और एक क्वेश्चन 1 नंबर का भी गलत हो गया तो तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई गलती हो गई बहुत बड़ी, मतलब कि 90 नंबर आ यस गए सर। अगर 100 में से, तो तुम्हें लगता है कि बिगड़ गया पेपर। लेकिन अब तुम कुछ फैक्ट्स देखो, कि जैसे अपन बात करते हैं जेई मेंस के पेपर की, तो जेई मेंस के पेपर ऐसा ऑब्जेक्टिव पेपर है वो, मतलब एक क्वेश्चन में के लिए तुम्हें 4 मार्क्स मिलेंगे, और गलत कर दिया तो -1 मिलेगा, ठीक है। अब चाहे वो टफ क्वेश्चन हो चाहे इजी क्वेश्चन हो, मतलब वो भी पहला क्वेश्चन इज इक्वलेंट टू थर्ड क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्डिंग मार्क्स। ये पॉइंट समझ में आ रहा है। 3 पेपर, 3 सेगमेंट्स होते हैं, पीसीएम 90 90, 120 120 120 के। 120 मतलब कितने क्वेश्चन हुए, 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन। अब चाहे मैथ्स में तुम 120, मैथ्स का एक क्वेश्चन सही कर लो, चाहे केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन सही कर लो, चाहे फिजिक्स का एक क्वेश्चन सही कर लो, तुम्हें 4 मार्क्स ही मिल रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है। अब मैं तुम्हें कुछ स्टैट्स बताता हूँ इसके, कि टोटल 360 मार्क्स का पेपर होता है, तो बताओ जिसकी AIR 1 आ रही होगी उसके कितने मार्क्स आते होंगे। तो उसके तो लगभग 360 मार्क्स आते हैं। आज से 3 साल 4 साल पहले फुल मार्क्स आ गए थे के, मतलब उसने सारे सही टिक लगा दिए थे वहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारी मान लो 300 तक रैंक भी आ रहे, 300 तक मार्क्स भी आ रहे हैं, तो भी ये बहुत बढ़िया मार्क्स है ना।
300 तक मार्क्स आ रहे हैं तो तुम्हारी 500 के अंदर रैंक रहेगी, अंडर 500। ठीक है, 250 मार्क्स आ रहे हैं अगर तुम्हारे 360 में से, तो तुम्हारी 2500 के आसपास रैंक रहेगी। और मान लो सपोज तुम्हारे 50% मार्क्स आ रहे हैं 180, तो तुम्हारी 10,000 के आसपास रैंक रहेगी। अच्छा, मेंस में ये मैं एक आंकड़ा बता रहा हूँ, है ना, टारगेट हमें फर्स्ट रैंक ही करना है। जब भी तुम पढ़ रहे हो ना, हमेशा तुम्हारा ये एटीट्यूड रहना चाहिए, एक्शन वाइज, एक्शन वाइज है ना, इमोशन वाइज नहीं, नॉट इमोशन वाइज, एक्शन वाइज। मतलब जब तुम सवाल सॉल्व कर रहे हो तो एक्शन वाइज तुम्हारा ये होना चाहिए कि तुम्हें AIR 1 लेके आनी है, नॉट सेकंड भी नहीं। इमोशन वाइज सोचो ही मत, इमोशनली अगर तुम AIR 1 सोचते रहेगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। एक्शन वाइज बोल रहा हूँ, मतलब कि जिस एटीट्यूड से तुम, जिस एनर्जी से एक सवाल को सॉल्व कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में ये चलना चाहिए कि मैं AIR 1 लेके आने वाला हूँ। भले तुम वो किसी को बताओ मत वो सब चीज़, लेकिन एक्शन वाइज तुम्हारा ये थॉट होना चाहिए, इमोशन वाइज नहीं। इमोशन मतलब ऐसा नहीं कि लेटे हुए दिन भर और सोच रहे हैं AIR 1 आ जाएगी, ऐसा नहीं। ठीक है, तो मेंस में अगर तुम्हारी 25,000 से अंदर रैंक आ जाती है, जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, तो तुम्हें NIT नसीब हो जाएगा एक। ठीक है, यू विल फॉल इनटू एन NIT। 25,000 तक कोई थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज्ड NIT मिलेगा, 20,000 तक आ गया तो यू विल गेट इनटू मैनिट एंड यू विल गेट एनी, कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगी। 10,000 तक रैंक आ गई अगर, तो यू विल फॉल इनटू अ गुड ब्रांच, वेरी गुड ब्रांच, इलेक्ट्रिकल और CS जैसी ब्रांच उठाओगे तुम, और तुम्हें NIT मिलेगा एकदम मस्त। ये मेंस की बात कर रहे हैं अपन, एडवांस की बात ही नहीं कर रहे हैं अभी। तो मतलब कुल मिला के, मतलब कि तुम अगर गिर रहे हो कहीं भी इस दुनिया में, लैंडिंग अप कर रहे हो, तो सेफ साइड के लिए तुम्हें 10,000 के अंदर ही रैंक लेके आनी है। मतलब ये टारगेट होना चाहिए। अब भगवान के हाथ में होती हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन 10,000 एक इम्पॉसिबल इवेंट नहीं है। मतलब 10,000 सोचो ना, 10,000 में ऐसे गोले बनाओ ना यहाँ पे 10,000, तो मुझे कम से कम 1 घंटा लगेगा 10,000 गोले बनाने में। एंड आउट ऑफ 1,000 गोले तुम्हें इसमें फॉल होना है ना। बहुत बड़ा नंबर होता है 10,000 अगर तुम ढंग से सोचो तो। भोपाल से लगभग 200 बच्चे इस 10,000 के अंदर आते हैं, तो अब तुम भोपाल में 200 में आ सकते हो, इतना तुम कैपेबिलिटी रखते हो सब लोग अभी। मतलब जिस हिसाब से मैं जो तुम पहले से जानता हूँ जिन बच्चों को, मैं लगभग सभी को पहले से जानता हूँ। जो एक दो नए बच्चे ऐड हुए हैं जैसे दिव्या, इनका नमन, नमन को SBM से जानता हूँ, अमोक को SBM से जानता हूँ, चिन्मय सर से किससे सुने इनके बचपन से लेके अब तक कि क्या क्या करते आ रहे हैं ये लोग। तो जो नए बच्चे ऐड हुए हैं, दिव्या वगैरह, ये सब का पोटेंशियल मुझे सही लगता है कि हाँ भाई इनको समझ में आ रही हैं चीज़ें, इनकी ग्रेस्पिंग पॉसिबिलिटी है कि तुम्हें कोई चीज़ इमेजिन करवाई जाए कि भाई नीले कलर का आसमान है तो तुम्हारे दिमाग में नीले कलर का आसमान बन जाएगा। तुम्हें डिस्क्राइब करके तोते का स्ट्रक्चर दूँ तो तुम्हारा दिमाग तोता इमेजिन कर लेगा। तो तुम्हारा स्ट्रक्चर वाइज कोई कमी नहीं है ज़िंदगी में, है ना। मतलब तुम पोटेंशियल रखते हो इस चीज़ के अंदर फॉल होने का। अब वो अपन को एक्शन के थ्रू उसको क्या फ्रूट करनी है, फ्रूट मतलब उसको निकाल के लेके आनी है। देखो मोटिव यही है, जब तुम एक अच्छे कॉलेज में जाओगे तो तुम्हें पता पड़ेगा कि कितनी बड़ी दुनिया है, और जो कि इतना बड़ी होने का भी कोई इतना बड़ा सेंस नहीं है। तुम्हें एक राइट डायरेक्शन में तुम्हारा करियर बिल्ड होगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो अभी मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता, क्योंकि अभी तुम जस्ट 10th पास होके आए हो बस। लेकिन अभी बस तुम्हारा ये टारगेट होना चाहिए कि तुम्हारा टारगेट हो कि तुम सबसे अच्छे कॉलेज में पहुँचो। तो उसके लिए तुम्हें स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे यूटिलाइज करना पड़ेगा। मतलब इसको ऐसे समझो, सबसे पहले तो दिमाग से रश निकालो। रश मतलब क्या, बच्चे रश में बहुत रहते हैं, मतलब उन्हें क्विक चाहिए सब कुछ, क्विकली। मतलब कि आज ही, मतलब आज हो जाए एग्ज़ाम, मतलब इनइक्वलिटी पढ़ा है हमने और कराओ JEE मेन, सब होगा फैसला। मतलब ये ऐसा नहीं होता है, समझ रहे हो। तो मैं एंड्योरेंस करके हुए स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ डे बाय डे सीखनी पड़ेगी, उसमें डूबना पड़ेगा, बाकी चीज़ों से ध्यान हटाना पड़ेगा। इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं तुम्हारे आसपास कि जैसे सोशल मीडिया देखा जाए, हमारे टाइम पे सोशल मीडिया 2010 में फेसबुक नया नया पनपना शुरू हुआ था, कि फेसबुक पे जैसे किसी के दो चार फ्रेंड्स होते थे ना, उसको लगता था क्या बात है, 2-4 फ्रेंड्स हैं मेरे फेसबुक पे। अभी क्या क्या नहीं हो गया है अभी। मतलब फेसबुक पे तुम अकाउंट बनाओगे तो तुम्हारे
जब तक 1500 से ज़्यादा फ्रेंड नहीं होंगे चैन नहीं मिलेगा तुम्हें, समझो। इंस्टाग्राम पे तुम्हें स्क्रोलिंग डाउन करते जाओ, दिन भर स्क्रोल करते जाओगे ना तो चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी वहाँ पे। स्नैपचैट में इतने सारी स्टोरीज आएंगी, व्हाट्सएप पे स्टोरीज शुरू हो गई, मतलब इतना डिस्ट्रैक्शन है तुम्हारा इतने से मोबाइल में, जिसकी कोई सीमा नहीं है ना। और जो चीज़ हम कर रहे हैं वो डे बाय डे, मतलब कि एक बोलते हैं ना मिशन की तरह है, कि उस पर फोकस रहना चाहिए और लूज़ नहीं होना चाहिए फोकस। एंड इट इज़ वर्दी कि ये जो 2 साल मेहनत करेगा, मतलब जो तुम्हारी एज होती है, अभी तुम 16 की उम्र में हो, 2 साल में तुम 18 पहुंच जाओगे। इस बार मतलब देर इज़ नो अदर मैकेनिज्म, मतलब तुम्हें अभी कुछ भी देख लो तुम, कुछ भी चीज़ से तुम मोटिवेटेड हो जाओ, देर इज़ नो अदर ऑप्शन दैट गेटिंग इनटू द गुड कॉलेज। अगर तुम अंबानी अम्बानी के बेटे बेटी होते तो ऑफ कोर्स तुम आईआईटी की तैयारी तो कर नहीं होती, तुम कुछ और सोच रहे होते। तुम्हें क्या लग रहा है कि ये अपना जो अनंत है, ये मोटू अंबानी का एंटीला में बैठ के वो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा होगा? नहीं, वो मुंबई इंडियंस के वो फ्रेंचाइजी खरीद रहा होगा, वो साइन कर रहा होगा। तो सबसे पहले तो ये समझ जाओ, हम एक ऐसी सोसाइटी में है जो एकदम मिडिल क्लास है। मतलब मैं जस्ट रियलिटी पंच बता रहा हूँ तुम्हें। और मिडिल क्लास सोसाइटी में अब जितने भी लोग हैं उन्हीं से कंपटीशन है अपना। तुम्हारा कंपटीशन जो झुग्गियों में लोग रह रहे हैं बच्चे, उनसे थोड़ी है जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तुम्हारा कंपटीशन है केवल मिडिल क्लास से। मिडिल क्लास लोग अभी एकदम फाइट मार रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। जो 16 से 18 की एज में जितनी फाइट मार ले, मतलब फॉर एग्जांपल कि मान लो सपोज तुम किसी वजह से फाइट नहीं मार पाए, जैसे फॉर एग्जांपल कोई अनअवेयर है, वो कोचिंग नहीं कर पाया या पढ़ाई नहीं कर पाया और 16 से 18 में वो गुजर गया उसका समय, वो उसको फील गुड तो रहेगा ही। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आज अपन पढ़ाई करना छोड़ दें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, सो यू विल बी फीलिंग गुड, तुम्हें एकदम फील गुड रहेगा। तो तुम्हें कुछ चीज़ की तैयारी नहीं करोगे लेकिन तुम्हें कुछ फील गुड रहेगा तुम्हें। चैलेंजिंग जब तक चीज़ नहीं आएगी फील गुड रहेगा। तो अभी क्या चैलेंजिंग सिचुएशन हमारे सामने आ रही है और हमने उसको एकदम वन बाय वन लेके, थोड़ी मेहनत करके, थोड़ा कष्ट लेके, ये समय गुजार के एक बार पहुंच गए अच्छे कॉलेज में, तो फिर आने वाले लाइफ में उतना नहीं कर, मतलब इतना टेंशन नहीं रहेगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? जैसे मान लो सपोज तुम्हारी अभी किसी ने मेहनत नहीं करी और फिर वो 22-23 का हो गया और फिर उसको लगा कि अब मेहनत करते हैं, तो अब उसके पास प्लेटफॉर्म ही नहीं है ना। जेई मेंस या जेई एडवांस तुम 12th के बाद ही दे सकते हो, वहाँ सेगमेंटेशन हो जाता है। हाउ इट गोज़ कि जैसे मान लो सपोज हर्ड ऑफ पीपल है, मतलब यहाँ पे 10 लाख पीपल है, जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जो जेई मेंस देते हैं 10 लाख पीपल, उसमें से टॉप 10,000 लैंडेड अप हो जाते हैं आईआईटीज़ में, और रिमेनिंग फिर जो लेट्स से नेक्स्ट 30,000 लैंड अप हो जाते हैं एनआईटीज़ में। फिर रिमेनिंग कुछ केवल एमपी स्टेट की बात करें, रिमेनिंग फिर कुछ 30,000 लैंड हो जाते हैं स्टेट कॉलेजेस में। तो ठीक है, अपन इनमें से किसी में भी लैंड अप हो गए तो मतलब ज़िंदगी बर्बाद नहीं हुई, मतलब यहाँ भी पहुँच गए अगर अपन, तो कोई ऐसा नहीं कहेगा कि यार तुमने बर्बाद कर दी ज़िंदगी। तो ठीक है, मतलब अगर यहाँ तक भी पहुँच गए ना तो इट इज़ वर्थ इट। लेट मी बी वेरी क्लियर। तो अब मोटा मोटे तौर पे देखा जाए तो 10,000, 30,000, 40,000, 60,000, लगभग 70,000 लोगों में फॉल करना है। तो 10 लाख में से ये 70,000 में आना है। अब मैं तुम्हें रियलिटी बताता हूँ। 10 लाख में से जेन्यूनली जो प्रिपेयर करते हैं, देखो कोचिंग जाना या कोचिंग की क्लास अटेंड करना ये प्रिपरेशन नहीं है, दिस इज़ नॉट प्रिपरेशन। कोचिंग जाना इज़ नॉट प्रिपरेशन, स्कूल जाना इज़ नॉट प्रिपरेशन। प्रिपरेशन जो तुम घर पे बैठ के जो तुम सॉल्व करते हो सही डायरेक्शन में, वो होता है प्रिपरेशन। तो 10 लाख में से जेन्यून प्रिपरेंट्स केवल 1.5 लाख ही हैं, है ना। देर आर ओनली 1.5 लाख पीपल हु आर जेन्यूनली प्रिपेयरिंग, जो तुम्हारी तरह है। तो अब 1.5 लाख में से तुम्हें 70,000 में आना है, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। मतलब तुम समझो यार, 1.5 लाख मतलब कितना बड़ा अमाउंट होता है। 1.5 लाख लोगों में से 70,000 लाना है, मतलब कि तुम्हें बस हर 2 में से 1 होना है, तो तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। मतलब मैं जस्ट सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि चलो ठीक है, तुम आईआईटी में फर्स्ट रैंक नहीं ला पा रहे, लेट्स इमेजिन अ केस, तुम आईआईटी में नहीं पहुंच पा रहे, ठीक है, एनआईटीज़ में पहुंचोगे, एनआईटी में नहीं पहुंच पा रहे, चलो स्टेट कॉलेज में पहुंचोगे, तुम्हारी लाइफ वेस्ट नहीं होगी अगर तुम ये 2 साल मेहनत करोगे तो। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है? अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंटली ये तो ठीक है, ये तो मैंने तुम्हें
ऐसे फिजिकल मटेरियलिस्टिकल चीज़ें बता दी कि ये तुम्हारा ये सब मतलब सच्चाई बता दी तुम्हें कि भाई ये सोसाइटी में ऐसे चलोगे तो ऐसे ऐसे होगा तुम्हारे साथ। अब मैं इसके बियॉन्ड भी तुम समझने की कोशिश करो कि अभी जैसे तुम मैथ्स पढ़ रहे हो, तुम रैशनल थिंकिंग सीख रहे हो। वी आर नॉट एक्चुअली स्टडिंग मैथ्स, वी आर अप्रिशिएटिंग पैटर्न्स। हम पैटर्न समझ रहे हैं, हम पैटर्न्स बनाना सीख रहे हैं, पैटर्न्स के मद्देनज़र उन पैटर्न्स के ध्यान में रखते हुए एक नई चीज़, नया पैटर्न इवॉल्व कर रहे हैं, है ना। ये पैटर्न है, हम चीज़ें सीख रहे हैं, हम हाउ थिंग्स वर्क, फिजिक्स में सारी चीज़ें सीख रहे हैं, कॉन्सेप्चुअली हमारे आसपास कैसे चीज़ें हो रही हैं। तो ये जो लर्निंग है, दिस इज़ बियॉन्ड गोइंग इनटू एनी कॉलेज। कि जैसे हो सकता है कि तुम बहुत अच्छी लर्निंग हो जाए तुम्हारी और तुम आईआईटी में नहीं एनआईटी में पहुंचो, तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, तुम सक्सेसफुल कहलाओगे, मतलब मेरे सेंस ऑफ पॉइंट से। क्यों? क्योंकि ये जो भी तुम्हारा पैटर्न दिमाग में एक्सरसाइज कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम सीख रहे हैं, ये तुम्हारे दिमाग को खोलता है। तुम्हारा दिमाग आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद उन लोगों से बेहतर काम करेगा जो भी नई सिचुएशंस आएंगी। मतलब हु नोज क्या होने वाला वर्ल्ड में। कोरोना वायरस किसने सोचा था, ऐसे पता नहीं क्या होने वाला है आगे चल के। तो तुम्हारी डिसीजन मेकिंग वगैरह बहुत सॉलिड डेवलप होती है इन सब चीज़ों से। तो हर हर पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जैसे ज़िंदगी क्या केवल आईआईटी या एनआईटी या कॉलेज में पहुंचने के लिए का नाम ही ज़िंदगी है? बिल्कुल नहीं। लेकिन वन तुम्हारा पैटर्न जो खुलेगा, जो मतलब जॉय ऑफ लर्निंग है, तुम्हारी चीज़ों को खोल के रखेगा, वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकली एक्टिव बनाएगा चीज़ें सीखने के लिए। तुम्हारी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी होंगी। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब इमेजिन करो कि जैसे फॉर एग्जांपल तुम, पहली सिचुएशन है कि तुम प्रिपेयर कर रहे हो, यू आर प्रिपेयरिंग, और दूसरी सिचुएशन है यू आर नॉट प्रिपेयरिंग। तो अब प्रिपेयर करोगे तो भाई कष्ट तो होगा, कष्ट इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग। क्योंकि अगर कष्ट महसूस नहीं हुआ तो मतलब कि इवॉल्व कैसे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जिम में जा रहा है जो, भाई उसको कष्ट तो होगा ना यार, वो इतना वेट लिफ्ट कर रहा है वो, तो कष्ट तो होगा व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग। एंड व्हेन यू आर नॉट प्रिपेयरिंग देयर इज़ नो कष्ट, कष्ट ही नहीं है। बढ़िया दिन भर तुम फील गुड मूड में रहोगे, है ना। यहाँ पे फील गुड मूड उतना नहीं रहेगा, दिस विल बी फील बैड मूड, ठीक है। यहाँ पे मतलब तुम ये जो एक्चुअली कष्ट नहीं है ना, ये सब चीज़ें फील गुड, ये अनअवेयर वाली चीज़ें रहेंगी कि तुम अवेयर ही नहीं हो कि व्हाट इज़ नेक्स्ट टू कम। मतलब ऐसा कतई नहीं होगा कि जो कोई प्रिपरेशन नहीं कर रहा है, जो बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहा है, वो जाएगा एग्ज़ाम लिखेगा और वहाँ पे उसको एडमिशन मिल जाएगा कॉलेज में, ऐसा नहीं होगा, है ना। क्योंकि अभी ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। इट्स जस्ट वन थिंग कि जो एंड्योरेंस से तैयारी करेगा, एंड्योरेंस लगाएगा, मतलब इट वोंट बी हैपनिंग कि तुमने कुछ नहीं किया और जाके एग्ज़ाम में लिख के आओगे और सेलेक्ट हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा। ये दिमाग से निकालो। मतलब जैसे हो सकता है तुम्हारा दोस्त, तो तुम देखते हो अभी कि कुछ लोग बहुत इंस्टाग्राम पे एक्टिव होंगे, बहुत फेसबुक पे एक्टिव होंगे, कॉमन वीडियोस बना रहे होंगे, मज़े कर रहे हो, तो मैं एकदम हाईलाइटेड लग रही होगी उनकी लाइफ। क्यों? उनकी लाइफ हाईलाइटेड नहीं है, एक्चुअली तुम्हारी लाइफ कस्ट में पहुंच चुकी है। क्यों? क्योंकि तुम्हें ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, बैठ के लॉगरिदम पढ़ना है, फिजिक्स के वेक्टर आ गए तुम्हारे साथ, तुम्हारी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे ये 1 महीने पहले। अचानक से तुम्हें वैसा फील होने लगता है कि क्या वी बिलोंग हेयर, या हम यहाँ पे बिलोंग करते हैं, ये सब चीज़ हमारी लाइफ का हिस्सा भी है कि नहीं। तो कॉन्ट्रास्टिंगली तुम्हारी लाइफ को तुम्हें कष्टकारक महसूस हो रही होगी अभी, बट इट विल बी वर्दी, इट विल बी वर्दी व्हेन यू विल गेट इनटू अ गुड कॉलेज। तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ बनेगी। तो इस चीज़ को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो मतलब चलो कंक्लूड करते हैं अब अपन। क्या कंक्लूजन है? ये सारी चीज़ें समझ रहे हो ना कि हमारा पर्पस क्या है। मतलब मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं तुमसे होमवर्क चेक कराऊं और तुम होमवर्क भेजो मुझे और मैं फील गुड करूं कि हाँ भाई इसने होमवर्क भेज दिया, यस। वो पर्पस नहीं है। मेरा पर्पस है कि तुम सब लोग 2022 में एक बहुत अच्छे कॉलेज में जाओ। बहुत अच्छा कॉलेज तुम्हारी कैपेबिलिटी के हिसाब से बेस्ट होना चाहिए, है ना। मतलब बेस्ट ऑफ योर कॉलेज। और एक और चीज़, मतलब ऐसे कॉलेज में पहुंचो साला जहाँ पे तुम्हें अपने आप को एक्सपीरियंस करो जब, तो ये समझ में आए कि यार हाँ भाई तुमने बहुत कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया अभी, समझ रहे हो। तो ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट ईदर आईआईटीज
इधर NITs या गिरी से गिरी सिचुएशन में स्टेट कॉलेजेस, यहाँ पे पहुँचो तुम कि वहाँ पे जाके तुम्हें माहौल समझ में आए, देखो चीज़ों को, करो। तो उसके लिए ये हमारा पर्पज़ है। सबसे पहले तो हम इसके लिए क्लियर होंगे, ठीक है। अब क्या, हमारा अटैच नहीं है, मैं बिल्कुल अटैच नहीं हूँ कि तुम्हें सवाल बन रहा है, या मतलब आई विल नॉट जज यू अगर तुम्हें फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हो सकता है तुम्हारी फिज़िक्स की अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं हो, या मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं हो, तो फिर भी अंडरस्टैंडिंग गई तेल लेने, वी हैव टू प्रिपेयर आवर सेल्फ सो दैट वी कैन स्कोर मार्क्स इन द एग्ज़ाम। तो उसके लिए कुछ कुछ चेक पॉइंट्स तुम्हें रेगुलर बेसिस पे कंप्लीट करने पड़ेंगे। कि सबसे पहले तो तुम होमवर्क कंप्लीट करो, मतलब एक एनर्जी बन के आएगी जब तुम होमवर्क कंप्लीट करोगे ना, वो तुम अंदर ही तुम्हारे महसूस होगी, जो बच्चे को अभी तुम्हें महसूस होने भी लगी होगी कि सवाल सॉल्व करते होगे, जब बनता होगा सवाल तो तुम्हें एक आनंद महसूस होता होगा। अच्छा, अभी टेंशन मत लो कि इतनी ही टफ रहेंगी क्या चीज़ें, ईजी चीज़ें भी आएंगी। एक बार पैटर्न पकड़ लिया तुमने तो बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी तुम्हारे लिए। तो रेगुलर बेसिस पे होमवर्क करो, मतलब कि इतना जॉय रहना चाहिए तुम्हें कि जैसे ही ख़त्म हो लेक्चर या जो भी टास्क असाइंड है वो तुम्हारे सामने आए, तुम अगले टास्क पे लग जाओगे। उस होमवर्क को डेफिनेटली करो, मतलब कि जैसे सवाल नहीं बन रहा है तो तुम्हें लगना चाहिए कि हाँ भाई चलो नहीं बन रहा है, अब आएगा मज़ा, अब कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ घुसना पड़ेगा इसमें, कैसे कर दें इसको, ठीक है। तो अब जब तुम्हारे सामने सिचुएशन आएगी जब तुम्हें सवाल नहीं बना, तो तुम मेरे सामने पेश करोगे उस सिचुएशन को कि भाई ये मेरे से नहीं बना। तो मैं फिर या तो उसमें कुछ मेरी तरफ से कुछ इनपुट में कमी रह गई होगी कि भाई मैं नहीं बता, ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाए भी तुम, या तुम्हें अच्छे से समझ नहीं आया होगा तो मैं फिर से उसको अच्छे से समझाऊंगा। मतलब तुम्हारी थॉट प्रोसेस को रिफाइन करने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन होमवर्क करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम लेके आओगे मेरे सामने कि हाँ भाई ये मेरे से नहीं बना, तो या तो मेरे से भी नहीं बनेगा वो, तो मैं कहूँगा चलो छोड़ो इसे, तो छोड़ दो। लेकिन अगर ऐसा लगेगा कि नहीं भाई ये तो बनना चाहिए था, ये तो अपन ने पढ़ा है, ये अपने सिलेबस में, तो मैं कुछ ना कुछ करके तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे थॉट में इंजेक्ट करूँगा, उससे तुम्हारी रिफाइनिंग होगी। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले तो अपन को ये हैबिट बनानी पड़ेगी कि तुम सॉल्व करके मेरे को भेजो। मतलब मैं बिल्कुल देखता भी नहीं हूँ कि तुमने क्या किया सॉल्व, मैं बस तुम्हें आंसर दे देता हूँ। और उससे क्या होता है, उससे ये होता है तुम आंसर चेक करते हो, कैलकुलेट करते हो सारी चीज़ें, तुम्हारा जॉय, जैसे दिव्यांका भी एग्ज़ाम में आज ये सॉल्व कर रही है सारे क्वेश्चंस, नवींद्र सॉल्व करके भेजता है, अक्षत का एक भी मैसेज नहीं आया अभी तक मुझे, आमोक का एक भी नहीं आया, नमन का एक भी नहीं आया। तो ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम खुद से सॉल्व करके आंसर मांग, आमोक आंसर मांग लेता है, तो आंसर तो तभी मांगता है जब उसको लग रहा होगा कि यार अब आंसर मिल जाए तो देखूँ तो यार सही किया है कि नहीं, सस्पेंस बिल्ड हो रहा होगा उसके दिमाग में। तो इसको थोड़ा एक कॉमन प्रैक्टिस बनाओ कि आंसर मांगो मुझे, है ना। आंसर मांग के आंसर को चेक करो, फिर आंसर चेक करोगे तो फिर तुम्हें गुस्सा आएगा कि अगर आंसर गलत कैसे हो गया। और यकीन मानो 50% चीज़ों में सिली मिस्टेक होती हैं। सिली मिस्टेक मतलब कि कॉन्सेप्चुअली तुम्हें सब कुछ आता है, लेकिन उसके बाद भी तुमने कुछ कैलकुलेशन इधर की उधर स्लिप कर दी, या इधर ले जाना था और इनइक्वलिटी इसकी जगह चेंज करनी थी, नेगेटिव से मल्टीप्लाई के, तो वो स्लिप हो गई। तो ये सारी सिली मिस्टेक रिफाइन होंगी। मतलब देखो, केवल होमवर्क कर लेना काम नहीं है, होमवर्क करके आंसर मैच करके ये चेक करना है क्या चीज़ गलत की है, क्या चीज़ सही की है, ये भी उस प्रोसेस का हिस्सा है। तो तुम्हें एक जॉय लगाना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, ये इसको डेवलप करने की अभी बहुत ज़रूरत है। तो बाकी अभी बिल्कुल मत सोचो कि ये चीज़ टफ है, मतलब इतनी ज़रूरत भी है क्या, क्या इज़ इट वर्दी, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। कम से कम ही चीज़ दे रहा हूँ मैं तुम्हें करने के लिए, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ अपन नहीं करेंगे जो ज़रूरत ना हो जिस चीज़ की करने की, समझ रहे हो। तो बस सॉल्व करते जाओ साथ में और फोकस बढ़ाओ। दूसरा पॉइंट इम्पॉर्टेंट कि वी हैव टू बी फोकस्ड। और बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जैसे ही तुम सो जाओ, जैसे हो सकता है कि ऐसे क्लास में 10 चीज़ें बताई जा रही हैं, हो सकता है पहले में एकदम 100% फोकस हो, दूसरे में भी 100% फोकस हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एब्सेंट माइंडेडनेस आ गई, तो लेकिन तुम्हें तो पता चल जाएगा ना यार, मतलब कि तुम्हारा एब्सेंट माइंडेड हो गया इस सवाल को सॉल्व करने में। तो कोई बात नहीं, हो सकता है वो बहुत इजी क्वेश्चन हो, तो एक्सेप्टेड कि हाँ तुम एब्सेंट माइंडेड हो गए थे, और तुरंत उसी पॉइंट पे बोलो कि मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मतलब एक एक्टिवनेस रखो, मतलब ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें यहाँ पे सोए हो और यहाँ पता चले कि सो गए हो, क्योंकि सामने कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा ना। तो इतना चेक पॉइंट रखो कि यहाँ मान लो तुम यहाँ सो गए
और यहाँ तुम अब नींद खुली तुम्हारी, सोने का मतलब कि एब्सेंट माइंडेड हो गए, तो बिल्कुल बोल दो कि सर मैं एब्सेंट माइंडेड हो गया था, मेरे को फिर से समझाओ ये सवाल। मतलब कोई बुराई वाली बात ही नहीं है इसमें। दो चार गालियाँ पड़ेंगी बस, और क्या होगा। सर ये बोलेंगे तुमसे कि यार क्यों होगा तुम एब्सेंट माइंडेड, दिमाग नहीं है क्या, ये नहीं है क्या, तो बस सुन लो। लेकिन पर्पस क्या है? पर्पस है तुम्हारा कि इस चीज़ को अंडू मत रहने दो। चलो देखो, मैं स्कूल का टीचर तो हूँ नहीं कि तुम्हें मोरालिटी ये मोरल वैल्यूज समझाऊँ यहाँ पे कि क्लास में सोते नहीं है, ऊँघते नहीं है, ये नहीं करते हैं। भाई मेरा तो पर्पस है कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो बाय द एंड ऑफ द क्लास तुम्हें कॉन्क्रीट होनी चाहिए। क्योंकि अगर कॉन्क्रीट नहीं हुई, कोई भी चीज़ स्लिप हो गई, तो तुमसे सवाल नहीं बनेंगे, होमवर्क के सवाल नहीं बनेंगे, तो एग्ज़ाम में सवाल नहीं बनेंगे। तो मेरा पर्पस अभी तुम्हें मोलैरिटी मतलब ये समझाना नहीं है कि अच्छे से बैठो बेकार तरीके से। मैं तो कह रहा लेट के देखो, इफ़ यू आर कंफर्टेबल सो के देखो अपने घरों में। लेकिन पर्पस क्या है? पर्पस है कोई चीज़ स्किप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। मतलब ऐसा टेंशन मतलब रिपीटेड टाइम्स जब घुसेगा ना दिमाग में, तो कोई चीज़ स्किप होएगी ही नहीं, रटा जाएगी तुम्हें, है ना। मतलब इसको ऐसे समझो, इंटेलिजेंस इज नथिंग बट, जो अपन को बोलते हैं ना कि जो तुम्हारे दिमाग में कभी कभी ऐसा थॉट आने लगता होगा, यार ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, क्या हम मूर्ख हैं, मतलब एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन आने लगता होगा, क्या हम बेवकूफ़ पैदा हुआ है। तो बिल्कुल मत सोचो ऐसा, क्योंकि इंटेलिजेंस इज नथिंग बट हायर पावर ऑफ मेमोरी। कि अगर मैं जैसे तुम्हें कोई भी सिचुएशन दूँ, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट वो नहीं आता तो तुम क्या दिमाग लगाओगे उसमें? मतलब कि पहले मेमोराइज तो हो वो चीज़। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे क्वेश्चन आया, x-3/x+3 लेस देन इक्वल टू 1, तो अब इसमें इंटेलिजेंस का कोई काम ही नहीं है, इसमें मेमोरी का काम है। क्या मेमोरी का काम है? कि ये चीज़ जब भी हमारे सामने आती है और मॉड से हम अनमॉड करते हैं, तो यहाँ 1 और -1 के बीच में रख देते हैं। ये मेमोरी का काम है। तो इससे एक मेमोरी हमने ये लगाया। अगली मेमोरी कि अब इनको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, है ना, दिस इज़ नॉट डन। अगली मेमोरी ने हमें ये बोला कि इनको इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे और फिर आंसर निकाल के लाएंगे। और फिर फाइनली जब तुम आंसर लिख दोगे, तो ये सब तुम्हारा मेमोरी काम कर रही है, देयर इज़ नो इंटेलिजेंस इन्वॉल्व। लेकिन इसको पूरा ओवरऑल पिक्चर में देखो, पूरा सॉल्व करके जब फाइनली, तब तुम्हें लगेगा कि यार तुम इंटेलिजेंट हो, लेकिन एक्चुअली तुम्हारी मेमोरी की हायर पावर्स वर्क कर रही हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये दो चीज़ अपन को बहुत अच्छे से फॉलो करनी पड़ेंगी। एक तो होमवर्क बहुत अच्छे से करना है जॉय के साथ, और एक फोकस्ड रहना है। रोको ना मुझे भाई, तुम तो टेंशन क्यों ले रहे हो कि मैं बुरा थोड़ी मानूंगा, कि मैं बुरा मान जाऊंगा और रूठ जाऊंगा तुमसे, ऐसा थोड़ी होगा। तो पर्पस ही है तुम्हारा कि तुम्हारे अगर कोई भी चीज़ स्किप हो रही है तो तुम रोक के फिर से उसको कराओ। क्योंकि अनटिल अनलेस मान लो सिलेबस कंप्लीट हो गया, मान लो सपोज़ मेरा मान लो मकसद है सिलेबस कंप्लीट करना, कि इतना सिलेबस हो जाए, और तुम्हें उसमें से कुछ कुछ चीज़ें ही समझ में आ रही हैं, तो मैं तो स्मार्ट तरीके से ये बोलूँगा कि अगर मैं सपोज़ 80% सिलेबस करा रहा हूँ और वो सारा तुम्हें कॉन्क्रीटली आ रहा है, कि इसमें तुम्हें अच्छे से आ रहा है सब समझ में, भले ही टाइम लग रहा है उसमें, तो ये सिचुएशन ज़्यादा बेटर है बजाय इस सिचुएशन के। क्योंकि कोई भी चीज़ स्किप हो गई तो फिर नहीं है। मतलब कथा की तरह मत सुनो लेक्चर को। लेक्चर तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट मांगता है, और इन्वॉल्वमेंट तुम्हें, तुम्हारा एब्सेंट माइंड कब हो रहा है, तुम्हारा एक्टिव माइंड कब हो रहा है, ये तुम्हारे हाथ में है। और तुम्हें उसको उजागर करते हुए थोड़ा सा चेक पॉइंट्स लगाने पड़ेंगे। तुम्हें बीच में बोलना पड़ेगा कि रुक जाओ भाई, ठहर जाओ, अभी नहीं समझ में आया, धीरे पढ़ाओ, तेज़ करो, बहुत स्लो पढ़ा रहे थे। मतलब तुम्हारी तरफ से तुम्हारे थॉट्स के जो फीडबैक हैं वो मेरे को आने चाहिए, तभी तुम्हारा रिफाइनमेंट होगा, है ना। तो इनफ सेड, बहुत ही ज़्यादा अपन ने लेक्चर कर डाला आज। तो वापस पहुंचते हैं इस सवाल पे अगेन। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना, ये अनविल पावर है ना, एक जहर की तरह है ये। दिस इज़ विश, दिस इज़ विश, एंड दिस इज़ वॉट वी हैव टू विश फॉर। ठीक है, तो ये समझ में आएगा तुम्हें। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। मतलब कोई मतलब 3 साल बाद भी तुम इंस्टाग्राम खोलोगे ना, तो भी तुम्हारी लाइफ में कोई कमी नहीं महसूस होगी तुम्हें, इस बात की गारंटी देता हूँ।
3 साल बाद भी तुम पॉलिटिकल न्यूज़ सुनोगे तब भी कोई ऐसा महसूस नहीं होगा करोगे कि यार कुछ लैग कुछ चीज़ निकल गई है। 3 साल बाद भी कुछ फुटबॉल वगैरह देखोगे तब भी कोई नुकसान महसूस नहीं होगा तुम्हें। एक बार पहुंच गए ना वहाँ पे जहाँ पे अपन पहुँचने वाले हैं, तो फिर तुम्हें फिर सब कुछ कर लोगे। फिर तुम इंस्टाग्राम भी चला लोगे, फुटबॉल भी खेल लोगे, हॉकी भी खेल लोगे, सब खेल लोगे वहाँ पे। तो इसको ऐसे त्याग की तरह समझो। रामायण में वो वनवास जाता है ना, तो तुम्हारा वनवास है ये 2 साल का। 2 साल तुम्हें वनवास को एंजॉय करो और मस्त सवाल सॉल्व करने में मज़े लाओ, मज़ा आएगा। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तुम्हें लॉगरिदम वगैरह जब तुम स्कूल पहुँचोगे तो कंपेरेटिवली जिन लोग अभी टाइम वेस्ट कर रहे होंगे बैठ के घर पे, उनके कंपैरिजन तुम इवॉल्व रहोगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे आ जाते हैं वापस। तो देखो 1/3 की पावर समथिंग है और यहाँ पे 1/3 की पावर समथिंग है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि ये जो चीज़ लिखी हुई है ये क्या है। ये 1 से छोटी है। 1 से छोटी है मतलब कि जब पावर को कंपेयर करेंगे तो इन इक्वलिटी, ये जो इनइक्वलिटी का साइन है ये बदल जाएगा। इसका मतलब मॉड एक्स x+2 का मॉड अपॉन 2 - x का मॉड शुड बी लेस देन -2, ये हो जाएगा क्योंकि ये 1 से छोटा है। ठीक है, अब ये 1 से छोटा है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है। अब उठा के इधर ला सकते हैं क्या, मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वही लॉजिक। तो कोई बात नहीं, इसको उठा के यहाँ ले आए। तो ये हुआ मॉड x+2 अपॉन 2 - मॉड x+2 का इज़ लेस देन 0। अब कैसे सॉल्व करें इसको, तो करते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स देखते हैं, यहाँ पे बनाते हैं धीरे धीरे। मॉड के अंदर एक तो ये चीज़ है और एक मॉड के अंदर ये चीज़ है। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिला x=0 और यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिला x=-2। तो इसका मतलब x के 3 इंटरवल्स में हमको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। पहला इंटरवल व्हेन x इज़ लेस देन -2, दूसरा इंटरवल व्हेन x इज़ बिटवीन -2 एंड 0, और तीसरा इंटरवल व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 0। इस सिचुएशन में हमको ये फिर से तीनों बातों को मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ को फिर से लिखना है, कभी प्लस कभी माइनस। तो अब सबसे पहले व्हेन x इज़ लेस देन -2, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ नेगेटिव। तो जो भी मॉड के अंदर लिखा उसके आगे नेगेटिव लगाया, x+2 अपॉन 2 माइनस, व्हाट इज़ दिस, माइनस, दिस विल बी नेगेटिव, तो माइनस -x+2 लेस देन 0। अब ये इनइक्वलिटी बन गई हमारे सामने, -x-2 अपॉन x+2 +2 इज़ लेस देन 0। फर्दर इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और एक ही साइड है ये, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया। ये कर दिया यहाँ पे। तो ऊपर ये क्या, 2x - x, ये हुआ x, 4 - 2 +2 अपॉन x+2 इज लेस देन 0। तो अब जैसे ये देखा x+2 अपॉन x+2 बना, ये तो हो स्क्रीन गया। फ्रीज हो गई है बार बार। स्क्रीन फ्रीज हो गई। अब चली, हाँ सर चल रही है लेकिन फ्रीज हो के चल रही है, बहुत शटर हो हाँ गया। सर। ठीक है, तो यहाँ तक जैसे ही पहुँचे यहाँ पे हमें लगा x+2 अपॉन x+2, ये तो 1 हो जाएगा। तो ये 1 इज़ लेस देन 0। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 1 तो बड़ा होता है x। तो यहाँ से क्या आंसर आया, x बिलोंग्स टू 5। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे, -2 से 0 के बीच में है x, तो ये वाला मॉड्यूलस तो ये पहले वाली कंडीशन रिपीट करोगे? हाँ, देखना क्या किया यहाँ पे, x -2 से छोटा है, तो x -2 से छोटा है, तो हमने 1 बाय 1 जो जो मॉड्यूलस की चीज़ें हैं उनको प्लस या माइनस लिखना है बस। मतलब कि फिर इस वाली
सिचुएशन को हमें रीडिफाइन करना है जब x इज़ लेस देन -2, ताकि हम मॉड हटा सकें। तो मॉड हटाने के लिए हमने जब इसको अनमॉड किया तो व्हेन x इज़ लेस देन -2 दिस विल बी नेगेटिव, लेकिन मॉड के बाहर तो पॉजिटिव आना चाहिए, तो इसलिए एक एडिशनल नेगेटिव लगा दिया। ठीक है, x विल बी नेगेटिव, तो x इज़ नेगेटिव तो उसके बाहर क्या आना चाहिए, -x, जब अनमॉड किया तो ये इक्वेशन बना ली है। अब इसको सॉल्व किया फर्दर, बस उसके बाद सिंपल मैनिपुलेशन, उसके बाद सॉल्व किया तो ये फाइनली स्टेप में चलते चलते ये आ गया हमारे पास 1 इज़ लेस देन 0, x कट गया पूरी इक्वेशन से। तो 1 इज़ लेस देन 0 ये तो सही नहीं है, मतलब कि कोई भी x की वैल्यू नहीं रख सकते जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो यहाँ से सॉल्यूशन मिला हमको x बिलोंग्स टू 5, देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ x। ठीक है, फिर सेकेंड रेंज में आए, सेकेंड डोमेन में आए, जब x की वैल्यू -2 से 0 के बीच में, तो लिखना शुरू किया x प्लस टू -2 से 0 के बीच में। अब ये पॉजिटिव बन गया ये वाली चीज़, तो जब इसको अनमॉड करेंगे सो इट विल बी प्लस x प्लस टू अपॉन में 2। अब ये वाली चीज़ क्या है, ये वाली चीज़ है -x, अब ये माइनस रहेगी 0 तक, क्योंकि इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 था, 0 से छोटा ही है तो ये माइनस रहेगा, तो इट विल बी 2 माइनस x, सो इट विल बी 2 प्लस x, यहाँ पे 2 इज़ लेस देन 0। तो इसको सॉल्व करेंगे बैठ के, तो इसको सॉल्व किया x प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 2x अपॉन नीचे 2 प्लस x इज़ लेस देन 0। x प्लस 2x इज़ 3x, यहाँ से ऊपर आया 3x प्लस 2 प्लस 4 6 अपॉन x प्लस 2 लेस देन 0। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व किया तो x कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया 3, तो यहाँ से बना x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 इज़ लेस देन 0। अब 3 पॉजिटिव है तो इधर जाके अगर डिवाइड होगा तो ये साइन चेंज नहीं होगा, सो इट विल बी x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 इज़ लेस देन 0, तो कट गया, तो यहाँ से क्या आया 1 इज़ लेस देन 0। अगेन दिस इज़ नॉट पॉसिबल, सो x बिलोंग्स टू 5। उसके बाद एक ही सिचुएशन बची फाइनल सिचुएशन क्या है, व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 0। अब सारे मॉड्यूलस पॉजिटिव है, सो ऊपर वाली चीज़ बचेगी x प्लस 2, नीचे वाली चीज़ बचेगी 2 माइनस x प्लस 2 लेस देन 0। तो इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये आया x प्लस 2 प्लस 4 माइनस 2x अपॉन 2 माइनस x इज़ लेस देन 0। ठीक है, अब 4 प्लस 2 कितना हुआ, 4 प्लस 2 हुआ 6, और x माइनस एक्स कितना, x माइनस 2x हुआ माइनस x। ठीक है, अपॉन 2 माइनस एक्स इज़ लेस देन 0, ये हो गया। अब इसको एक काम करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या हुआ x माइनस 6, और यहाँ से भी माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो आएगा x माइनस 2, माइनस यहाँ से आया तो कट के प्लस हो गया वो, तो हमने कुछ नहीं किया, इनफैक्ट ये बस घुमा के लिख दिया है, नथिंग रॉन्ग इन दैट। ठीक है, अब इस चीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं, वेवी कर्व से। 2 और 6 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, प्लस माइनस प्लस, वेयर वी हैव टू फाइंड व्हेन x इज़ लेस देन 0, मतलब कि 2 से 6 के बीच में आंसर है। सो आंसर x बिलोंग्स टू 2 to 6, है ना। और इनिशियल कंडीशन क्या मांगी थी इस सेट के लिए हमने, व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 0, तो देखो 2 और 6 ग्रेटर देन 0 है क्या, हाँ भाई है, तो फाइनल आंसर विल बी इन तीनों का इंटरसेक्शन, ये तो 5 नथिंग, ये 5 नथिंग, तो फाइनली आंसर बचा x बिलोंग्स टू 2 to 6। ठीक है, ये समझने की कोशिश की, ये आया समझ में। मतलब कुल मिला के हमें केवल एक नई चीज़ सीखी इस सवाल में, कि अगर ये फ्रैक्शन जिसकी पावर चढ़ा हुआ है, इफ़ दिस इज़ लेस देन 0, पावर को कंपेयर करने के लिए ये इस इनइक्वलिटी का साइन हो जाएगा चेंज, है ना। अगर ये ग्रेटर देन 0 होती तब चेंज नहीं होता, मतलब सॉरी ग्रेटर देन 1 होती तब साइन चेंज नहीं होता पावर को जब कंपेयर करते हैं। सर थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर कर दीजिए, नोट करना। हाँ, स्क्रीन ऊपर कर दी, नोट कर लो। सर हाँ अक्षय।
सर मुझे इंटरसेक्शन वाली चीजें कुछ समझ में नहीं आती। कि इंटरसेक्शन कब लेना है और यूनियन कब हाँ लेना है। देखो, हाँ जैसे इस सवाल में एनालाइज करें कि जैसे इनका तो इंटरसेक्शन ले लिया, इन चीज़ों का, लेकिन सॉरी, इनका इंटरसेक्शन नहीं, गलत नोट कर दिया ये मैंने, इनका यूनियन लेना था और इनका इंटरसेक्शन लेना था इंडिविजुअल एलिमेंट्स का। तो इसको पायलट व्यू की तरह समझो कि x क्या होता है जो हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। तो हम x को अलग अलग एनालाइज कर रहे हैं व्हेन x इज लेस देन 2, मतलब कि हमने नंबर लाइन पे इसको इकट्ठा एनालाइज ना करने के बजाय हमने एनालाइज कर लिया व्हेन x इज लेस देन -2, व्हेन x इज -2 से 0 एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। सो फर्स्ट इंटरवल ये था, ठीक है, और सेकेंड इंटरवल -2 से 0 था, थर्ड इंटरवल x की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी थी। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने असली में तो x पूरा था इन्फिनिटी से लेके -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, लेकिन हमने इसको तोड़ लिया। तो मतलब पहले में हम बस इतना ही देख रहे हैं, उसके अलावा देख ही नहीं रहे। दूसरे में हम बस इतना ही देख रहे हैं, जो सॉल्यूशन निकल के आएगा उसमें इतना ही देख रहे हैं। तीसरे में हम इतना ही देख रहे हैं। तो इन तीनों चीज़ों का फाइनली जो आंसर होगा वो यूनियन आएगा ना, क्योंकि हमने ओवरलैप तो कुछ किया नहीं है। हमने क्या किया, हमने अलग अलग तोड़ लिया। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? इट्स जस्ट लाइक, इसको ऐसे समझो कि मान लो सपोज 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर के नोट्स बनाने हैं। 10 चैप्टर नहीं, सॉरी 3 चैप्टर्स हैं। कि एक चैप्टर उसका काम दिया अमोक को, दूसरा चैप्टर उसका काम दिया नमन को, तीसरा चैप्टर उसका काम दिया दिव्या को, ठीक है। और ये सब अपने अपने घर चले गए। पहला चैप्टर लेके ये घर चला गया, दूसरा चैप्टर लेके ये अपने घर चला गया, ठीक है, तीसरा चैप्टर लेके ये अपने घर चले गए। सब ने इंडिविजुअली अपना अपना काम किया और कुछ कुछ नोट्स बना के लेके आ गए वो लोग नेक्स्ट डे। तो जो फाइनल काम है उसने मेरे को सबमिट कर दिया। तो जो फाइनल काम है वो इन तीनों का सम होगा ना, तीनों का काम मिलके फाइनल काम हुआ। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? इस वजह से जो हमने इंटरवल्स में तोड़ा है यस इसको, सर। उनका फाइनली यूनियन लिया है। सॉल्व करके तो इंटरसेक्शन लेना पड़े, जैसे इसको सॉल्व किया था कि x इज लेस देन -2, ये काम शुरू किया, तो फाइनली आंसर इससे क्या आया कि x बिलोंग्स टू नथिंग। तो हमने माना था कि x -2 से छोटा होना चाहिए और x कुछ भी नहीं होना चाहिए, इन दोनों का तो इंटरसेक्शन आना चाहिए, क्योंकि ये एक ही काम है ना, एक ही चीज़ के अंदर का काम है ये। क्योंकि इससे हट के सारी चीज़ें इनका इंटरसेक्शन लेना पड़ा, लेकिन फिर फाइनल ओवरऑल जो काम निकल के आया उनका यूनियन लेना पड़ गया। तो ऐसे ही तुम हर सिचुएशन को ऐसे तोड़ तोड़ के सोचा करो कि यार इंटरसेक्शन लेना है कि नहीं, तो तुम्हारी एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी सवाल जब सॉल्व करोगे तो। ऐसे ही सोचा करो, मतलब ज़रूर। अब जैसे अपन, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ तक तो आ ही जाएगा सबका आंसर, और फाइनली आंसर ऐसे लिखा है यूनियन में। तो अब आंसर को अगर मान लो सपोज गलती से आंसर तुम्हारा इंटरसेक्शन लिख दिया तुमने वहाँ पे, तो फिर सोचो बैठ के कि हाँ भाई क्या गलती कर, मतलब ऑब्वियस इसको ऐसा मत करो कि हाँ ये उल्टा ही तो है, ऐसा मत करो कि हाँ ठीक है। मतलब अगर तुम जज नहीं कर पा रहे हो तो वहाँ पे सोचो, क्योंकि जो हमारे सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ना, तो वहाँ पे ऐसे ऐसे ऑप्शंस रहेंगे कि ऑप्शन ए है ए यूनियन बी, दूसरा ऑप्शन है ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे यूनियन और बी, यहाँ पे इंटरसेक्शन और यूनियन में डिफरेंस समझ में आना चाहिए, तभी अपन सही आंसर टिक कर पाएंगे, ठीक है। तो हर बार सोचो वहाँ पे बैठ के कि यूनियन लूँ अब कि इंटरसेक्शन लूँ, तो अब तुम्हारा दिमाग जाएगा उस लूप में कि हाँ भाई क्या काम क्या है वहाँ पे, बटा हुआ काम है या ओवरलैपिंग काम है। यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट नया टॉपिक शुरू करते हैं। बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करना सब लोग, और फिर मुझे बताना, तो अपन उसको रिफाइन करेंगे सारी अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज लॉगरिदम। तो लॉगरिदम वर्ड कहाँ सुना हमने, एक चीज़ देखी थी, मैंने कहा था एक वर्ड याद रखो, आइलेट। ये हमें बताता है कि कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं मैथमेटिक्स में। सो आई वॉज फॉर इनवर्स, ए फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एंड एल फॉर लॉगरिदम फंक्शन। तो इसकी स्टडी करने वाले हैं अभी अपन, ठीक है।
अब ये लॉगरिदम क्या है? ये कुछ नहीं, एक मैथमेटिकल टूल है जो एक्सपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करने के काम आता है. तो लॉगरिथम इज नथिंग बट it is mathematical tool which is used to represent exponential terms in a simple manner. एक्सपोनेंशियल का क्या मतलब होता है? कोई नंबर है जैसे 5, उसकी पावर x चढ़ा हुआ है ना, दिस इज एक्सपोनेंशियल टर्म. एक्सपोनेंशियल समझ गए ना, एक्सपोनेंशियल का क्या मतलब है? तो अब इसका लॉगरिथम को समझते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा हुआ है कोई नंबर a इज इक्वल्स टू b की पावर c. ठीक है, बहुत गौर से देखना इसको. तो हम इसको अलग फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि लॉग एक ऑपरेटर है, जस्ट ये एक लिखने का तरीका है. दिस कैन बी रिटन एज log a to the base b is equals to c. मतलब ये वाला एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन है और ये वाला लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन है. एकदम सेम चीज़ का, ये दोनों चीज़ें सेम इक्वेशन लिखी हुई हैं. दीज टू थिंग्स आर सेम. ठीक है, अब इसको पढ़ते कैसे हैं? जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है ऐसे log x to the base y. So this is to be read as, इसको कैसे पढ़ते हैं? is read as, यहाँ पे लिखता हूँ log x to the base b, सॉरी b नहीं y, बेस यहाँ पे y है. क्या किया हमने यहाँ पे? इसको बोला log x to the base y. एग्जाम्पल ऐसे लिखा हुआ है log 5 और बेस है 2, तो इसको क्या बोलेंगे? log 5 to the base 2 ना. तो अब ये तो जस्ट कैसे पढ़ेंगे उसका कोई मतलब नहीं है, उसका मतलब क्या होता है ये समझना अपन को इम्पोर्टेंट है. तो क्या किया यहाँ पे देखो, ऐसे लिखा हुआ है log 5 to the base 2. लेट्स से ये k है. तो ये एक्सपोनेंशियली क्या हुआ था ऊपर, एक्सपोनेंशियली इस पर फोकस करो. यहाँ पे c को हमने पावर से उतार दिया था और b को इसकी बेस में भेज दिया था और इस चीज़ के आगे log लगा दिया था. मतलब हम इसको रिवर्स प्रोसेस करना चाहते तो b ने क्या किया, b इधर गया और c की पावर चढ़ गया, मतलब b ने c को ऊपर उछाल दिया, ऐसे समझो इसको. तो यहाँ से हमने लिखा a इज इक्वल्स टू b. अब बेस से हट के इधर पहुँचा और उसने इसको टक्कर मारी c को, तो इसकी पावर चढ़ गया ये c. तो इट इज़ a इज इक्वल्स टू b टू द पावर c. समझे? तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है log 5 टू द बेस 2, तो ये 2 जाएगा और उछल के k को पावर में चढ़ा देगा. तो अगर इसको एक्सपोनेंशियल टर्म्स में हमें कन्वर्ट करना है सो इट विल बी 5 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर k. ये समझ में आ रहा है? होपफुली जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है, ठीक है. तो एक नाम नोट करो इसके, जैसे ऐसे लिखा हुआ है log a to the base b. So this a is called argument of the log, and this b is called the base of the log. ठीक है,
जैसे एग्जाम्पल कैसे लिखा हुआ है, log x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन नहीं टू द बेस x इज इक्वल्स टू 3। तो इसको अगर हमें अनलॉक करना है, लॉग हटा के एक्सपोनेंशियल टर्म्स में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? अपनी अपनी नोटबुक में लिखो। ये वाली चीज़ है आर्ग्यूमेंट, वो तो एज इट इज़ आ जाएगी यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 3। अनलॉक किया तो ये एक्स की पावर इधर चली जाएगी और एक्स की पावर 3 बन जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब, है ना, ये हो जाएगा। लॉग को लिखने का तरीका है ये। एक और एग्जांपल ऐसे लिखा हुआ, मान लो सपोज log 32 टू द बेस 2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना? तो लेट्स से इसकी वैल्यू k है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जिसको अनलॉक किया इस इक्वेशन को अनलॉक किया, तो 32 आया यहाँ पे, और यहाँ पे k पावर में चढ़ गया 2 की, तो 2 की पावर k। 32 क्या लिख सकते हैं अपन, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 की पावर 5, तो दिस इज़ 2 की पावर k। तो यहाँ से हमें देख के पता चला कंपेयर करके कि k इज इक्वल्स टू 5। इसका मतलब ये जो लिखा हुआ था log 32 टू द बेस 2, इसकी वैल्यू कितनी थी, 5। ठीक है, एक और एग्जांपल सिमिलर नोट पे ऐसे लिखा हुआ है, log 3 बेस है और आर्ग्यूमेंट 9 है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो लेट्स से दिस इज k। तो क्या हुआ, अनलॉक किया इसको, अनलॉक किया तो 9 इज इक्वल्स टू 3 की पावर k। 9 को 3 के टर्म्स में कैसे लिखा जा सकता है, 9 को लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 की पावर k। तो यहाँ से 2 और k को कर दिया इक्वेट, तो k इक्वल टू 2 आ गया यहाँ से। इसका मतलब यही वाली चीज़ k थी, तो इस पूरी चीज़ की वैल्यू k थी, मतलब कि दिस इज़ व्हाट, k 2 आ गया, मतलब कि ये 2 है। आ रहा है समझ में? एक और एग्जांपल ऐसे दिया हुआ है, log 5 टू द पावर टू द बेस 25, इसकी वैल्यू निकालनी है। हमने कहा ठीक है, लेट इट बी k। अब इसको अनलॉक किया तो 5 इज इक्वल्स टू 25 की पावर k, 25 की पावर k। ठीक है, अब इस 5 को 25 के टर्म्स में कैसे लिखा जा सकता है, 5 इज नथिंग बट रूट 25, रूट 25 इज 25 की पावर k। रूट 25 को फ्रैक्शन की पावर में कैसे लिख सकते हैं, 25 टू द पावर 1/2 इज इक्वल्स टू 25 टू द पावर k। अब कंपेयर किया तो k की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 1/2। सो k इज इक्वल्स टू 1/2 एंड that's what this thing is, so this is 1/2। अब ये खुद से करो, सब आंसर बताएंगे मुझे। log लेट्स से 1/2 और बेस है 64, इसकी वैल्यू बतानी है। तो शुरू हो जाओ सब अपनी अपनी पेन कॉपी में। सर ये आया 1/2 इज इक्वल्स टू 64 टू द पावर k। इसके बाद क्या स्टेप करेंगे? तो ये आ गया नेक्स्ट स्टेप में, लेट्स से इस चीज़ को हमने बोल दिया k। तो यहाँ से हम क्या लिखें, 1/2 इज इक्वल्स टू 64 टू द पावर k। ठीक है, अब एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेके आना पड़ेगा,
तो 64 को अपन 1/2 के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, सोचते हैं ज़रा बैठ के। तो ठीक है, 64 कैन बी रिटन एज 32 तो इंटू 2 1/6 1/6। चलो एक ने आंसर दिया 1/6। सब अपने अपने आंसर बताते जाओ। तो 64 को कैसे लिख सकते हैं, 64 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 6 बार मल्टीप्लिकेशन होगा तो 64 हो जाएगा, मतलब कि 2 की पावर 64। 32 होता है 5 बार 2 से मल्टीप्लाई, एक और बार 2 से मल्टीप्लाई करता है तो 64। ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन एज दिस इक्वेशन 1/2 इज इक्वल टू 2 की पावर k। ठीक है, नहीं सॉरी, 2 की पावर 6 की पावर k। 64 को हमने किससे रिप्लेस किया है, 2 की पावर 6 से, और उसकी पावर k चढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ से 1/2 इज इक्वल टू 2 की पावर, ये 6 और ये मल्टीप्लाई हो गए तो 6 के। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे 1/2 है, 2 कैसे लेके आए, तो कुछ सिंपल, 2 की पावर -1 इज इक्वल टू 2 की पावर 6 के। अब इन दोनों को कंपेयर किया। सर सर स्क्रीन फ्रीज हो गई। जस्ट अ सेकेंड। अब आएगी स्क्रीन। तो 2 को 1/2 को लिख लिया 2 की पावर -1, और ये वाली चीज़ क्या है, 2 की पावर 6 के। तो यहाँ से कंपेयर किया, 6 के इज इक्वल्स टू, सबमिट क्यों गया, फिर से लिख लेते हैं। तो यहाँ हुआ 2 की पावर -1 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 6 के। तो कंपेयर किया, 6 के इज इक्वल्स टू -1, तो 6 के इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से k कितना आया, k आया -1/6। ये आंसर हो गया, यही था k। तो आंसर क्या होगा फाइनली, -1/k। तो यहाँ माइनस और आएगा अक्षर, चेक करो कहाँ गलती करी। यस सर, चेक कर रहा हूँ। एक और एग्जांपल, इसको सॉल्व करो। log 243 to the base 81। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अब आ रही है सर आवाज़? ये नेटवर्क की प्रॉब्लम है, ना आपकी अब आ आवाज रही आ रही है ना स्क्रीन सही हो रही है। Oh my god, let me rejoin। अब आवाज़ सही आ रही है? तो ये सवाल है हमारे सामने, log 243 to the base 81, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। लेट्स से लेट इट बी k। तो क्या हुआ, 81 की पावर चढ़ गई यहाँ पे k। तो नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे 243 इज इक्वल्स टू 81 टू द पावर k। अब 243 को और 81 को कुछ कॉमन प्लेटफॉर्म पे लिखना चाहिए हमें, तो लिखते हैं 243 इज़ नथिंग बट 81 इंटू 3। 81 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 243 आ जाएगा। ठीक है, और 81 को लिख सकते हैं 9 स्क्वायर,
9 स्क्वायर को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, तो 3 की पावर 6 लिख सकते हैं 81 को, 3 की पावर 7 लिख सकते हैं 243 को। सो 81 इज 3 की पावर 6 और 243 इज 3 की पावर 7। ये समझ में आया? सबसे पहले तो कुछ नहीं, फैक्टर्स लिख दिए बस उसके। 3 इंटू 3 की पावर 4 होगा, आई एम वेरी सॉरी, 3 की पावर 4 होगा ये, क्योंकि 9 स्क्वायर है ना, 9 स्क्वायर 3 की पावर 4 होगा ये, तो ये 3 की पावर Yes, 5 sir. हो। 243 इज नथिंग बट 3 की पावर 5। तो सबसे पहले तो 343 को लिख दिया 3 की पावर 5 और 81 को लिख दिया 3 की पावर 4 और उसकी पावर भी k है। तो 3 की पावर 5 इज इक्वल्स टू 3 की पावर 4k। यहाँ से कंपेयर किया, 5 इज इक्वल्स टू 4k, तो 5 इज इक्वल्स टू 4k, तो यहाँ से k कितना है? 5/4. 5/4, ये आंसर होगा। ठीक है, तो लॉग की जस्ट अपन ने अभी बेसिक डेफिनेशन पढ़ी है कि लॉग इज़ अ रिप्रेजेंटेशन इन द सम अदर फॉर्म, सिंपल दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें ए को आर्ग्यूमेंट बोलते हैं और बी को बेस बोल देते हैं। ठीक है, तो यहीं क्लास को ख़त्म करते हैं। 3 बजे फिर मिल रहे हैं हम, फिजिक्स पढ़ेंगे, वेक्टर्स कंटिन्यू करेंगे। ज़रूर उसके क्वेश्चन सॉल्व करना वेक्टर्स के, अगर नहीं किए अभी तक तो 3 बजे फिर से मिलते हैं फिजिक्स के साथ। Sir, एक मिनट डाउट है मेरा। हाँ बताओ, डाउट बताओ। फिजिक्स के डाउट है या वो वेक्टर में, वेक्टर में अपन ऑन द स्पॉट तभी सॉल्व करेंगे वेक्टर। हाँ हाँ, 3 बजे सॉल्व करेंगे, तो ये बच्चे भी कर लेंगे जब तक, और बायो वाले बच्चे भी इंक्लूड हो जाएंगे तब, तो फिर उनका भी हो जाएगा काम। ठीक है, चलो बाय बाय।